नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लिलिया के द्वारा एसएसआईपी एंड इनोवेशन क्लब के द्वारा आयोजित 10 डेज नेशनल वर्कशॉप ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन के छठे दिन मैं डॉक्टर महेश गठिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे इस नेशनल वर्कशॉप के ट्रेनर अरुण चौबे सर का, कि जिसने ये सारा वर्कशॉप, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, हमारा ये सारा वर्कशॉप ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए हमने गठित किया है। और हमारे ट्रेनर उसने ये वो प्रोफेशनल ट्रेनर है और ये सारा प्रोग्राम 10 दिन का जो पूरा कार्यक्रम है वो उसने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, फ्री ऑफ चार्ज किया है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए उसने हमें ये हम एजुकेशन के बारे में उसने योगदान दिया है। इसके तहत मैं समग्र लिलिया कॉलेज परिवार की ओर से अरुण चौबे सर का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। दोस्तों, कल हमने प्राइमरी मार्केट के बारे में हमने जाना था, कल 5वां दिन था, प्राइमरी मार्केट की बेसिस के बारे में हमने जाना था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या है, किस प्रकार से उसमें कुछ भी व्यवस्थाएं होती है, वो सारी बातें, उसी बॉटम से लेकर टॉप तक की सारी बातें आज हमें आज के इस टॉपिक, आज के इस व्याख्यान में हमें अरुण चौबे सर सिखाएंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है दोस्तों, आप जितने भी इस वर्कशॉप से जुड़े हैं वो सबसे गुजारिश है कि हमने बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम बनाया है, तो उसका आउटपुट आना भी अनिवार्य है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस प्रोग्राम को देखें, उसका लाभ उठाएं, अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि स्टूडेंट भी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सीखे। क्योंकि देखिए, ये फाइनेंशियल मार्केट का फंडा यही है कि जितनी कम उम्र में आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। तो हमारा यही मुख्य मोटो है कि भारत की हर एक कॉलेज के स्टूडेंट इस फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में उसे ज्ञान हो और वो उस ज्ञान के माध्यम से वो अपने भविष्य को और ज्यादा बेहतर ढंग से आयोजित कर सके। यही हमारा मुख्य हेतु है। इसीलिए आप सबको फिर से गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने सारे स्टूडेंट को ये प्रोग्राम सेंड करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है और ये ओपन एक्सेस है, सब के लिए फ्री है और सब इसको कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय अपनी अनुकूलता के हिसाब से वो देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम का लाभ उठाए, ये मैं आप सबको गुजारिश करना चाहता हूं और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। मैं स्वागत करना चाहता हूं और ये स्टेज हैंड ओवर करना चाहता हूं हमारे मुख्य ट्रेनर अरुण चौबे सर को, कि वो आए और आज का जो छठा दिन का हमारा जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सेकेंडरी मार्केट के बारे में हमें डीपली समझ दे। अरुण चौबे। वेलकम टू डे 6 11th मार्च 2022। आप सभी लोग का फिर से इस प्रोग्राम के अंदर स्वागत है। होपफुली आपने इसके पहले के जो 5 डे के प्रोग्राम्स है वो सारे कंप्लीट कर दिए होंगे। वो सबसे जरूरी है प्रोग्राम को कंप्लीट करना, उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ही आपको ये आगे का सेक्शन समझ में आएगा। क्योंकि आपका बेस क्लियर होना चाहिए। अगर बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो उसके पहले नींव मजबूत होनी चाहिए। तो इसके पहले के जो सेशंस है उसके अंदर मैंने नींव रखी है। स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ोगे तो ही इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मुझको छत पे पहुंचना है तो पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, इस तरह से डायरेक्ट आप 6 नंबर की सीढ़ी पे आ रहे हो तो गिरने का डर रहेगा। तो होपफुली आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल के साथ में कि मेरी इच्छा है कि कमेंट बॉक्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑलरेडी सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, उसको पहले व्यू करना है, उसके बाद ये इसको स्टार्ट करना है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग आई रियली वांट टू थैंक फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट मिस्टर नारायण माधु सर, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम संभव हो पाया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। I am also very thankful to Government Arts and Commerce College Lilia, and this program is organized by SSIP and Innovation Club. This is 10-day program, National Workshop on Financial Education. Today we are going to cover secondary market.
दैट मीन्स प्राइमरी मार्केट हम लोगों ने कल के दिन में कवर किया 10th मार्च को। आज 11th मार्च को हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंडरी मार्केट। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट करूं उसके पहले कुछ जो मेन सूत्रधार है जिनकी वजह से ये प्रोग्राम हो पा रहा है फ्रूटफुली, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़, जो प्रिंसिपल है लिलिया कॉलेज के। इसके अलावा प्रोफेसर एंड डॉक्टर महेश गढ़िया, कोऑर्डिनेटर एसएसआईपी इनोवेशन क्लब के। उसके अलावा प्रोफेसर सुभाष ओडेदरा, जो कोऑर्डिनेटर है और प्रोफेसर भी है इस प्रोग्राम के लिए। तो आई एम रियली थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, कॉलेज के सभी लोगों को, जो बाकी लोग जिन्होंने सपोर्ट किया है। हो सकता है मैं आपके कॉलेज के सभी लोग का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बट आपके कॉलेज से बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और बहुत ही अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं, लोग इसको अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे बारे में तो काफी कुछ जान ही गए होंगे। आई एम अरुण चौबे, सेबी स्मार्ट एंड एनआईएसएम एम्पैनल ट्रेनर। तो मेरा मेन काम है ट्रेनिंग देने का। आई एम वर्किंग विद सेबी एंड एनआईएसएम फॉर एजुकेटिंग एम्पावरिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो आगे मैं डिस्कस करूं उसके पहले मैं स्लाइड को शेयर करता हूं और हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये स्लाइड आ गई है जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के प्रोग्राम को। आप चाहो तो मेरी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें भी मैंने कुछ फ्री के सेशंस रखे हुए जिसके थ्रू अपने माइंड के ऊपर वर्क कर सकते हो। वेल्थ क्रिएशन में जो आपकी हेल्प कर सकता है, ऐसे कुछ प्रोग्राम मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए हैं। तो आप उस पर जाकर के उसमें लॉग इन कर सकते हैं। उसमें कुछ कूपन कोड वगैरह होगा, उसको यूज करके हर प्रोग्राम के अंदर दिया हुआ है, उस कूपन कोड को यूज करोगे तो वो प्रोग्राम आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाओगे। उसके अलावा मेरा जो मोबाइल एप्लीकेशन है एजुकेट टू सेल्फ, वो भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी वेबसाइट है www.arunchoube.com। परफेक्ट। तो लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये इंस्ट्रक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोग्राम का मैक्सिमम बेनिफिट अगर आपको लेना है तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। तो नेक्स्ट 60 मिनट के लिए आपको ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। और खास करके पेन पेपर लेके बैठना है। पेन पेपर इसलिए लेके कि आपको कहीं पे भी लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, उसको राइट डाउन करना है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा लैपटॉप में अगर इस चीज को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अगर लैपटॉप का यूज नहीं कर रहे हैं और अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल वे में, जो वर्टिकल की जगह आप हॉरिजॉन्टल वे में अगर इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। उसके अलावा हो सके तो वाटर बॉटल अपने पास में रखें कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपने आप को डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं तो एक सिप वाटर का ले ले तो आपको और कंफर्ट रहेगा। और एकदम एक्टिव माइंड के साथ आपको रहना है, क्योंकि अब जो हम आज सीखने वाले हैं दैट इज सेकेंडरी मार्केट। उसमें 1 सेकंड की भी अगर आपने लेट की तो पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। आपको बहुत सारे मैं क्वेश्चंस पूछता रहूंगा, बहुत सारे टास्क दूंगा, वो आपको करना है। और आज मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूँ कि जिसके थ्रू आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर। राइट, मतलब जो बोलते हैं ना, एक कहावत आपने सुनी होगी कि मैं आपको मछली पकड़ के नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ, कि जिससे आपको लाइफ टाइम इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आपने पूरा 1 आवर का फोकस किया तो आप इसमें से मैक्सिमम इस प्रोग्राम से ले पाएंगे। तो जो मेरा 16 ईयर का सार है वो आपके सामने मैं बोल सकते हैं कि शॉर्ट में प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप ट्रेलर आपके सामने आपको आ जाएगा, उसके बाद आपको खुद एक्सपीरियंस करना है, खुद एक्सप्लोर करना है। ठीक है। काफी जगह पे मैं बहुत सारी कंपनीज के एग्जांपल लूंगा। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार क्विक डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे मैं जिस कंपनी के बारे में भी बता रहा हूँ आपको, दैट इज प्योरली ऑन एजुकेशन पर्पस। राइट। तो आप कहीं पे भी मेरे स्टेटमेंट से ये मतलब ना निकालें कि मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ इसको बाय या सेल करने के बारे में, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे नहीं, सिर्फ थियरी के अंदर जाएंगे तो आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो काफी जगह पे मैं कंपनीज के नाम लूंगा, आपको उसके डिटेल्स के बारे में दिखाऊंगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊंगा, उसकी बैलेंस शीट दिखाऊंगा, उसके अलावा उसके रेशियोज के बारे में बात करूंगा। तो मेरा पर्पस ऐसा नहीं कि इस कंपनी का अच्छा है खराब बता रहा हूँ। आप वो कंपनी को साइड में रख करके आप वो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा। जब भी मैं किसी कंपनी का नाम ले रहा हूँ तो कंपनी के ऊपर आपका फोकस ना होके वो प्रोसेस के ऊपर फोकस रखना है कि किसी भी कंपनी में वो उस प्रोसेस को आप डाल सकते हो। तो मैं आपको इन शॉर्ट
एक टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और दे दूं। ये जो पूरा प्रोग्राम है दैट इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, राइट। तो आप कोई भी इससे आप ये इन्वेस्टमेंट की एडवाइस ना समझे। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है बाय या सेल करना है तो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कांटेक्ट करना है। ही इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू, राइट, क्योंकि ही नोज योर रिस्क एपेटाइट, योर टाइम हॉरिजॉन, योर लाइफ गोल और योर एक्चुअल कंडीशंस, उसको ही ज्यादा पता होगा। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको जनरल सिचुएशन दे रहा हूँ। समझो ये मेरा ब्लेजर है, वो मुझको ही फिट बैठेगा, वो सबके ऊपर सेट नहीं होगा। तो आपको उसका कांटेक्ट करना है और वो आपको टेलर मेड सोल्यूशन दे सकता है। उसके अलावा ये प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। कितनी बार ये पेड वर्जन में भी इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं हो सकता है, तो ये मत समझो कि ये फ्री है तो इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छी कंटेंट मैंने डेवलप करने का ट्राई किया, और सिर्फ मैंने ये डेवलप नहीं किया, इसके अलावा कॉलेज के प्रोफेसर्स ने मुझको हेल्प की है। इसके अलावा जो क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा है एनआईएसएम का, उसके अंदर जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है उसका भी मैंने काफी यूज किया इस कंटेंट को डेवलप करने में। तो अल्टीमेटली हम देखें तो मैक्सिमम जो कंटेंट मैंने दिया हुआ है वो क्विज को ध्यान में रख के लिया है कि जो लोग आगे जाके क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स, तो उनको ये आज के प्रोग्राम के बाद सेकेंडरी मार्केट रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो खास इसके ऊपर फोकस ये भी रखना, अगर आप एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप अभी तक आपकी कॉलेज ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि डायरेक्टली आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। सेकेंड डे के प्रोग्राम में मैंने इसके बारे में, क्विज के बारे में काफी कुछ बताया था। तो अगर आपकी कॉलेज ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो उनको कहिए कि वो मुझको कांटेक्ट करें, मैं रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प करूंगा। और वंस योर कॉलेज इज रजिस्टर्ड, उसके बाद में हम लोग स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे मैं जो भी नॉलेज दे रहा हूँ वो अपने एंड से बेस्ट, या जो मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बेस्ट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। आज का जो एजेंडा है उसको मैं डिस्कस करूं उसके पहले एक बहुत ही अच्छे कोट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि पीटर लिंच का ये स्टेटमेंट है, देयर इज नो शेम इन लूजिंग मनी ऑन अ स्टॉक। मतलब पैसे मार्केट में खोने से कोई खराब बात नहीं कि आप अगर मार्केट में पैसे खो देते हो। एवरीबडी बडी डज इट, मतलब सबके साथ ऐसा होता है, सब लोग ऐसा करते हैं। व्हाट इज शेमफुल इज टू होल्ड द स्टॉक और वर्स टू बाय मोर ऑफ इट व्हेन फंडामेंटल्स आर डिटेरियोरेटिंग। मतलब जब कितनी बार फंडामेंटल्स खराब है, आपने देखा होगा लोग एवरेज करते हैं, तो उसके बारे में बताया कि अगर आप गलती कर रहे हैं मार्केट में, पैसे का लॉस कर रहे हैं, तो वो कोई गलत बात नहीं है। मगर कितनी बार लोग उसके बाद उस गलती को और रिपीट करते हैं, और घटता है शेयर तो और लेते हैं, और घटता है तो और लेते हैं। फिर एक टाइम में लिमिट आ जाती है जब वो थक गए होते हैं और उसके बाद पैसे भी नहीं बचेंगे और फिर वो उनको सारा बेचना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट आपको बता रहा हूँ कि यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। मनी लाइक्स स्पीड, ऐसा बोलते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आपको काम करना है तो आपका दिमाग एकदम शार्प रखना पड़ेगा, एकदम तेज रखना पड़ेगा। मतलब आंख कान नाक सब कुछ खुला रखना पड़ेगा। तुरंत कोई भी इंफॉर्मेशन आती है उसको किस तरह से आप उसको मटेरियलाइज कर सकते हैं, दैट इज द क्वालिटी यू हैव टू डेवलप। और ये ऐसा नहीं कि ये डेवलप नहीं हो सकता है, दिस क्वालिटी कैन बी डेवलप्ड। तो आज का अगर सेशन आपने अच्छी तरह अटेंड किया तो आपको ये गिफ्ट मिलेगी कि जिसके अंदर आप डिसीजन मेकिंग आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के दिन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो मैं स्टार्ट करूंगा प्रोसेस टू इन्वेस्ट थ्रू सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए आपको। जैसे हमने कल के दिन में प्राइमरी मार्केट के बारे में बात किया था, आईपीओ के बारे में बात किया था, एफपीओ के बारे में बात किया। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि सेकेंडरी मार्केट में अगर आपको काम करना है, बाय सेल करना है, बाय सेल करना है, तो वो कैसे प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। उसके अलावा ड्यू डिलिजेंस टू बी डन, मतलब बहुत सारी नहीं बोलते सिंपल वर्ड में कि आपको सावधानी रखनी पड़ेगी मार्केट के अंदर। दिस इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आपको कौन सी चीज की सावधानी रखनी पड़ेगी और किस तरह से उस प्रोसेस को डेवलप किया जा सकता है, कैसे आप उसमें से बच सकते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। देन हाउ टू रीड द कॉन्ट्रैक्ट नोट। जब भी आप ट्रेड करते हो तो इसमें आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट को कैसे आप रीड कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको सीखने मिलेगा। तो आज का इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। प्रैक्टिकली देखिए तो जितना आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे उतना मजा आएगा। अभी मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट दिखा रहा हूँ, कुछ फिर प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, और सबसे बेस्ट पार्ट कि आपको खुद इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आपका टास्क ये रहेगा कि पहले पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करें, फिर छोटी अमाउंट से, फिर धीमे धीमे अमाउंट को बढ़ाते जाना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम।
सेकेंडरी मार्केट, तो हमने कल के दिन में जो देखा था प्राइमरी मार्केट, तो अगर आपको याद हो तो प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या था, अगर आपको किसी को ध्यान में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि प्राइमरी मार्केट हम किसको बोलते हैं। परफेक्ट। तो प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट अलग कैसे है? तो प्राइमरी मार्केट में जो इन्वेस्टर था, कंपनी के बारे में हमने कल बात की थी, जो कंपनी है वो मतलब इन्वेस्टर और इश्यूअर, यानी एक एक तरफ इन्वेस्टर है, दूसरी तरफ इश्यूअर है जो फंड को रेज करना चाहता है, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, मतलब कंपनी और इन्वेस्टर ये दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन है, राइट। बट सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई भी रोल नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन इन द सेंस, एक बाय कर रहा है दूसरा बेच रहा है। तो यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ तो सेकेंडरी मार्केट में बेसिकली जो भी बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस होती है उसमें कंपनी ना इन्वॉल्व होकर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर इन्वॉल्वमेंट रहता है। और इसका पर्पस ये होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड हो सके आईपीओ के टाइम में। जैसे कल आपको याद हो तो हमने एक एग्जांपल लिया था, उस केस में मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में मैंने आपको एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करके दिया था। अब उस केस में मान लो मिस्टर विजय है, उन्होंने उस टाइम में 2 लाख रुपीज का आईपीओ भरा था, उनको शेयर्स लग गए, अब उनके पास 2 लाख रुपीज के आईपीओ है। अब हुआ क्या आज के दिन में कि उनकी डॉटर के मेडिकल में एडमिशन हो गया है और उनको अभी कुछ अमाउंट पे करना है, वहां पे करीब 2 लाख या 1.5 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है और उनको पैसे की सख्त जरूरत है। तब वो 2 लाख रुपीज लेकर के कंपनी के पास नहीं जा सकते हैं कि बॉस मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, मेरे पास आपके शेयर्स है, आप ये शेयर लो और मेरे पैसे वापस दे दो। क्योंकि जो पैसा वहां से लिया था वो तो नई मशीन लेने में लगा दिया है, वो पैसा नया ट्रक लेने में लगाया, वेयर हाउस को परचेज करने में लगाया। तो उस केस में उसमें से 2 लाख रुपीज निकाल के कंपनी दे ही नहीं सकती है। तो दैट मीन्स कंपनी ने फंड को रेज किया और उसको प्रोडक्टिव यूज में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसने लगा दिया। और अब उसको पैसे की अगर रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स उसको वो शेयर्स को बेचना है, तो उस टाइम में सेकेंडरी मार्केट पिक्चर में आएगा। तो जितना अच्छा सेकेंडरी मार्केट होगा वो इकोनॉमी के लिए भी उतना अच्छा है, उतनी मार्केट में लिक्विडिटी होगी, और मार्केट में लिक्विडिटी होगी तो दूसरे भी लोग उसको बाइंग सेलिंग करने में हिचकिचाएंगे नहीं। क्योंकि आज के दिन में अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो कोई भी बाय या सेल करने के टाइम में बहुत सोचता है और फिर वो करता है, क्योंकि मैंने बाय तो कर दिया बट जब मैं सेल करने जा रहा हूँ तो कोई बायर ही नहीं है, तो उस केस में मैं मुझको कितनी बार बहुत कम रेट में भी बेचना पड़ेगा अगर मुझको रिक्वायरमेंट है फंड की तो। बट अगर लिक्विड मार्केट है तो उस केस में बेनिफिट ये है कि जब भी मुझको बेचना है तो उसका जो एक्चुअल प्राइस आना चाहिए उस प्राइस के बेस पे मेरा बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस हो सकती है। तो मेन अगर मैं डिफरेंस की बात करूं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है डेफिनेशन। अगर प्राइमरी मार्केट की हमने जो कल डिस्कशन के बारे में किया था, इसके बारे में डिस्कस किया था, तो सिक्योरिटीज आर इश्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक। जब पहली बार कंपनी पब्लिक के पास आ रही है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। बट सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिंग ऑफ ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज ऑलरेडी अगर मार्केट में इश्यूड हो चुकी है तो वो सेकेंडरी मार्केट में कवर होगा। देन सेकेंड फीचर अगर मैं देखूं तो ऑल्सो नोन एज, कि इसको और किस तरह से जानते हैं प्राइमरी मार्केट में, दैट इज न्यू इश्यू मार्केट, यानी ये नया मार्केट है, फर्स्ट टाइम वाला मार्केट है। एंड सेकेंडरी मार्केट इज पोस्ट इश्यू मार्केट, कि मार्केट में ऑलरेडी उसकी लिस्टिंग हो गई उसके बाद वाला मार्केट होता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट इश्यू मार्केट। प्राइसिंग के पॉइंट्स अगर मैं देखूं दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करता हूं तो मेन पॉइंट आएगा प्राइसिंग आर डिटरमाइंड बाय द इश्यूअर कंपनी। तो अगर आपको याद हो कल हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं कि जिसके थ्रू वो प्राइसिंग डिफाइन करती है। कौन से दो ऑप्शन होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, लिखना है। देखते कितने लोग को फिफ्थ डे का लेक्चर याद है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था दो प्रोसेस होती है प्राइसिंग की। ओके, थैंक यू सो मच। तो एक होती है फिक्स्ड प्राइस मेथड, दूसरा होता है बुक बिल्डिंग मेथड। तो दोनों केसेस में अगर आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो जो मर्चेंट बैंकर होता है उसकी हेल्प लेकर के इश्यूइंग जो कंपनी है, इश्यूअर कंपनी है, वो आइडेंटिफाई करती है कि प्राइसिंग क्या होना चाहिए। बट सेकेंडरी मार्केट में अगर आप देखोगे तो बाइंग और सेलिंग की जो प्रोसेस होती है वो मार्केट ड्रिवन होती है। दैट मीन्स डिमांड और सप्लाई के बेस पे आपको प्राइस देखने मिलता है। देन की इंटरमीडिएरीज, मतलब ये पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में किसका किसका योगदान होता है। तो उस केस में मर्चेंट बैंकर प्राइमरी मार्केट में आएंगे, मर्चेंट बैंकर, देन आरटीए एंड डिपॉजिटरीज। तो मर्चेंट बैंकर जो आपको प्राइसिंग वाली पार्ट मैंने बताया कि वो कंपनी को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक लिस्टिंग की प्रोसेस में जो उनको हेल्प करते हैं दैट इज कॉल्ड मर्चेंट बैंकर्स।
उसके बाद आता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जिनका काम क्या होता है, रिकॉर्ड को मेंटेन करना। एंड डिपॉजिटरीज, इंडिया के अंदर 2 डिपॉजिटरी, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, कि जिसके अंदर डीमैट फॉर्म में आपके सर्टिफिकेट्स रहते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। बट अगर मैं सेकेंडरी मार्केट की बात करूंगा तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर प्राइसिंग स्टॉक ब्रोकर, क्लियरिंग मेंबर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, डीपी जिसको हम बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो एनएसडीएल सीडीएसएल के अंडर जो उसके एजेंट होते हैं, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ डिपॉजिटरीज जो काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो स्टॉक ब्रोकर जैसे एक्सचेंज है एनएससी बीएससी, उसके अंदर जो उसके ब्रोकर्स है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ब्रोकर्स। फिर आता है क्लियरिंग मेंबर्स। तो क्लियरिंग मेंबर्स की अगर हम बात करें तो जो ट्रेड को क्लियर करने में हेल्प कर रहा है, जब भी आप बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में क्लियरिंग और सेटलमेंट की एक प्रोसेस होती है। तो क्लियरिंग मेंबर्स उसका पार्ट होते हैं और उसको ट्रेड को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का काम क्या होता है कि जो फिजिकल फॉर्म में आपके पास शेयर है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर के प्रोसेस के थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपको वो अकाउंट ओपन करके देते हैं, डिमैट अकाउंट। और उस अकाउंट के थ्रू आप बाइंग सेलिंग की जो प्रोसेस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, तो अल्टीमेटली जो शेयर्स ट्रांसफर होते हैं वो डिपॉजिटरी में ट्रांसफर करने की प्रोसेस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स करते हैं। थोड़ा आपको थियरिटिकल लग रहा होगा, बट ये बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए आपको इस मार्केट में अगर आपको काम करना है। इसलिए मैं हर टर्म्स जो नया आ रहा है, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया, उस केस में जब भी नया वर्ड आता है तो मैं इसको एक्सप्लेन भी इसीलिए करता हूँ कि जिससे आपको वो वर्ड के बारे में और समझ में आए। फिर आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट यहाँ पे, पर्पस। तो कोई भी जो प्राइमरी मार्केट होता है उसका मेन पर्पस क्या होगा। कल आपने अगर देखा तो हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स देखे थे इश्यूज के। तो उसका मेन पर्पस होगा ऑलवेज टू रेज कैपिटल फॉर एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन, इस तरह से, मतलब वो पैसा रेज करने का काम कर रहा है कंपनी। बट सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड देयर बाय प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इन्वेस्टर के बीच में, एक इन्वेस्टर का दूसरे इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। कंपनी विल नॉट गेट मनी, इसके अंदर जो कंपनी होती है उसको कोई पैसा नहीं मिलता है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स विल बी एबल टू एग्जिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। जिसने ऑलरेडी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है वो अपने शेयर्स को बेच सकता है इस प्रोसेस के थ्रू। तो होपफुली ये दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको इसके अलावा कोई और डिफरेंस याद आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने प्राइमरी मार्केट भी बहुत अच्छी तरह कल के दिन में समझाया था और सेकेंडरी मार्केट अभी हम लोग समझने वाला है। तो ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसके अलावा और भी ये दोनों डिफरेंसेस हैं, 1 2 3 4, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कभी मैं इस सेशन को रिपीट करूंगा तो वो पॉइंट को भी मैं अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर लूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट आएगा, फिर धीमे धीमे हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो आपने अगर देखा हो तो कल मैंने आपको बताया था कि 3 डिफरेंट अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं अगर आप इस मार्केट में काम करना चाहते हैं प्राइमरी मार्केट में। तो इसी तरह से सेकेंडरी मार्केट में भी अगर आपको काम करना है तो बेसिकली यू हैव टू ओपन 3 डिफरेंट अकाउंट। कौन से 3 अकाउंट है? तो फर्स्ट वन इज सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट किस लिए कि आप जो फंड का पे इन और पे आउट की प्रोसेस करेंगे दैट विल बी डन थ्रू सेविंग अकाउंट। तो आपका वो सेविंग अकाउंट के थ्रू होगा। दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए काम आता है? शेयर्स की बाइंग और सेलिंग की जो प्रोसेस होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होती है। और सबसे लास्ट में आता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट में जो आपके शेयर्स है वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म के अंदर आपके डिपॉजिटरी में रखे जाते हैं। जैसे हम बैंक के अंदर आपने देखा होगा कितनी बार आपके लॉकर की फैसिलिटी होती है जिसके अंदर आप ऑर्नामेंट है या गहने हैं या तो फिर आपके कोई कीमती सामान है या कोई इंपॉर्टेंट पेपर है वो आप वहां पे रखते हैं। वैसे ही इस यहाँ के अंदर आप डीमैट फॉर्म में अपने शेयर्स को रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डीमैट अकाउंट। तो यू हैव टू ओपन 3 डिफरेंट अकाउंट, जिसको मैं शॉर्ट में बोल सकता हूँ BTD। बी फॉर बैंक, टी फॉर ट्रेडिंग, डी फॉर डीमैट। तो आपको BTD अकाउंट खोलना पड़ेगा। ये तीनों अकाउंट खोले बिना आप इसमें काम नहीं कर सकते। अगर आपने प्राइमरी मार्केट के लिए ऑलरेडी ये अकाउंट को ओपन किया है तो सेकेंडरी मार्केट में भी उसी सेम चीज को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तीनों अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको किसी एक ब्रोकर जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है उस ब्रोकर के पास में आपको ये तीनों अकाउंट में से 2 अकाउंट तो ब्रोकर का होगा और 1 बैंक का अकाउंट होगा। वहां पे आपने ओपन किया तो अकाउंट ओपनिंग की जो प्रोसेस होगी उसमें आपको केवाईसी की डिटेल्स अपलोड करनी रहेगी या देनी रहेगी। आप फिजिकल भी कर सकते हैं और अभी तो डिजिटली भी अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस होती है तो उस केस में आपको अपलोड करना रहेगा। तो आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, इसकी रिक्वायरमेंट आएगी। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए,
अगर आप इसको देख रहे हैं लाइव इन द सेंस कि जब आप देख रहे हैं उसी टाइम पे आपको आंसर देना है कि कौन सी चीजें हैं जिसको मैं आइडेंटिटी प्रूफ में यूज कर सकता हूँ, आईडी प्रूफ में मैं कौन से डॉक्यूमेंट को यूज कर सकता हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यस, परफेक्ट। तो आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या यूज कर सकते हैं, जो भी ऐसी फोटो आइडेंटिटी है जिसके थ्रू मैं उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, दैट कैन बी यूज्ड। पैन कार्ड इज मैंडेटरी, कोई भी जगह पे अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो इंडिया में तो पैन कार्ड इज मैंडेटरी। इसी तरह से ब्रोकिंग फील्ड के अंदर भी पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट आती है, उसके बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। तो पैन कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ है। उसके अलावा भी आप दूसरे आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हो, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फिर उसके अलावा वोटिंग कार्ड। तो जिस भी जगह पे आपकी फोटो है और उससे आइडेंटिफाई हो सकता है तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज आइडेंटिटी प्रूफ। उसकी पूरी एक लिस्ट अवेलेबल है, जिस ब्रोकर के पास आप अकाउंट खोलेंगे उसकी लिस्ट से वो मैच होता होगा, वो डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, आईडी प्रूफ। सेकंड आता है आपका एड्रेस प्रूफ। तो सेकंड टास्क आपका ये है कि नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कौन सी चीजें हैं जो हम लोग एज अ एड्रेस प्रूफ कंसिडर कर सकते हैं। परफेक्ट, आपको नीचे बताना है। परफेक्ट, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ओके। उसके अलावा क्या हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, फिर वोटिंग कार्ड हो सकता है, परफेक्ट। पासबुक, पासबुक ले सकते हैं, अगर पासबुक के अंदर आपका फोटो उन्होंने लगाया हुआ है और राउंड स्टैम्प है तो हो सकता है, परफेक्ट। अच्छा, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, कितने लोग का कमेंट मैंने देखा है कि वो पैन कार्ड को एड्रेस प्रूफ बता रहे हैं। पैन कार्ड को कभी भी आप एड्रेस प्रूफ में नहीं ले सकते हैं। आप ऐसा हो तो आपका एक बार पैन कार्ड निकालिए और उसको देखिए, उसमें कहीं पे भी आपका एड्रेस है, उसमें क्या होगा, आपका नाम होगा, उसके नीचे आप देखोगे तो आपके फादर का नाम होगा, उसके नीचे आप देखेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपकी सिग्नेचर होगी, इस तरफ आपका फोटो होगा, बट कहीं पे भी आपका एड्रेस नहीं दिखा है। एड्रेस कहाँ होता है, वो पैन कार्ड जिस पेपर के ऊपर उन्होंने लगा के दिया होता है A4 साइज के, उसके अंदर आपका एड्रेस होता है, क्योंकि वो कुरियर आपको मिले इसलिए वो एड्रेस पे आपको कुरियर किया गया है, बट पैन कार्ड पे एड्रेस नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग आगे। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आपने ओपन कर लिया, ब्रोकर के पास में केवाईसी की डिटेल अपडेट कर दी, और उसके बाद आप बाइंग और सेलिंग की ये प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, ओपन है डीमैट अकाउंट विद डीपी। कोई भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट आपको ऐड करना है बैंक के अंदर। उसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट आपको स्टॉक ब्रोकर या ऑथोराइज पर्सन, एपीएम जिसको बोलते हैं, ऑथोराइज पर्सन, उसके पास खुलना है। उसके बाद अकाउंट ओपन होने के बाद ये तीनों अकाउंट अगर आपका ओपन हो गया, उसके बाद आपको एक मार्जिन पे करना है ब्रोकर को। और मार्जिन का मतलब क्या होता है कि टोटल 100 रुपए का अगर वो शेयर है तो वो अगर आपको बाइंग की अथॉरिटी तभी दे सकता है कि आपके कुछ अमाउंट उसके पास हो एज अ मार्जिन, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। तो 100 में से हो सकता है 20% का मार्जिन हो, 30% का मार्जिन है। अगर मैं ऐसा गिन के चलूँ कि 30% का मार्जिन है तो 30 रुपीज आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे, फिर वो आपको 100 रुपए के शेयर परचेज करने देगा। और उसके बाद में जो बाकी की अमाउंट है वो T+2 सेटलमेंट हम फॉलो करते हैं, यानी 2 दिन के अंदर आपको देना रहता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि 2 दिन का वेट करना है, आपको जितना भी बाय करना है उतना अमाउंट ट्रांसफर करके इस डील को कंप्लीट करना होता है। तो जैसे आप ट्रेड को कंफर्म करते हो उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट होती है। कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट होती है, उसके बेस पे पे इन पे आउट की प्रोसेस होगी। पे इन पे आउट की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में ये पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। सिंपल वर्ड लग रहा है अभी, पहले आपको लग रहा होगा सेकेंडरी मार्केट तो कितना हार्ड है, क्या होता होगा, उस ऐसा नहीं, बहुत ही इजी है, बट आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना है। अब आता है अकाउंट ओपन करना, तो एक्चुअली बहुत इजी है, क्योंकि आप कहीं पे भी जाकर के ये प्रोसेस करेंगे तो इवन सेल्स वाला बंदा होगा तो उसको क्या होगा, वैसे भी अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी तो आपके साथ बैठ के वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर देगा। बट प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है कि मैंने अकाउंट तो ओपन कर लिया, ये तीनों अकाउंट जो आपने बताया वो हमने ओपन कर लिए, बट अब कौन से शेयर्स बाय करें, कौन से शेयर्स बेचे, क्योंकि वो सबसे टफ टास्क है। अगर वही समझ में आ गया तो पूरी गेम हमको समझ में आ गई, ऐसा है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि हम किसी भी शेयर्स को बाय या सेल करने के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस। तो हम लोग कैसे ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो कंपनी जिसके बारे में आप बाय या सेल करने का सोच रहे हो वो करती क्या है। अगर आपको वो समझ में आ गया उसका बिजनेस मॉडल, तो बाकी की चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, डीमार्ट का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो डीमार्ट का काम क्या है, डीमार्ट होलसेल में परचेस करती है और उसको रिटेल में सेल कर रही है। और होलसेल में उनका यूएसपी क्या होता है
कि वो जो भी कंपनी से परचेस करती है उसमें वो कैश पेमेंट करती है। तो जब वो कैश पेमेंट करती है तो उसको कैश डिस्काउंट मिलता है और जो उसका एडिशनल बेनिफिट है, एडिशनल मुनाफा है। फिर उसके अलावा जो डी मार्ट है काफी जगह पे, जैसे मैं अहमदाबाद में रहता हूँ तो अहमदाबाद में काफी डी मार्ट ओपन हुए कुछ टाइम के अंदर, और मैक्सिमम जगह पे उनकी ओन प्रॉपर्टी है, वो रेंटेड प्रॉपर्टीज में नहीं रहते। तो उनका ये यूएसपी हुआ। तो उनका काम क्या है, होलसेल में परचेस करना और रिटेल में सेल करना, और बीच में उनका मार्जिन रहता है। तो ये उनका बिजनेस मॉडल हुआ। कोई बैंक की बात करते हैं तो एसबीआई है, एचडीएफसी है, वो क्या करती है, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। जैसे मेरे पास पैसा एक्सेस है तो मैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रख सकता हूँ या एफडी करवा सकता हूँ। तो वो पैसा जो उनके पास आता है उसको वो किसी को लोन की तरह से देते हैं, और उसके बीच में जो उनका प्रॉफिट होता है वो उनका मुनाफा हुआ। यानी अगर वो मेरे से पैसा ले रहे हो, मुझको 3% या 4% दे रहे हैं, और सामने उस चीज को 10%, 12%, 15%, 18% में दे रहे हैं, तो बाकी का जो अमाउंट है दैट इज देयर प्रॉफिट। तो ये उनका बिजनेस मॉडल है। हर कंपनी का एक बिजनेस मॉडल है। वो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि क्या होगा, जब आपको बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है फिर उसमें इन्वेस्ट करने में बहुत रिस्क है। इक्विटी मार्केट की ब्यूटी ये है कि आप क्या कर रहे हो, आप उस कंपनी के शेयर ले रहे हो, इसका मतलब आप उस कंपनी के मालिक हो, उतने प्रोपोर्शन के मालिक हो जितने शेयर आपने दिए हैं। तो अल्टीमेटली उतना प्रॉफिट और लॉस दोनों आपको शेयर करना है, ऐसा नहीं सिर्फ प्रॉफिट। सबसे लास्ट में आपका नंबर आएगा। अगर जब कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई और डिफॉल्ट होती है तो उसको जब सेल करेंगे तो सबसे पहले जो डेटर्स है उनका पेमेंट होता है। फिर डेटर्स के बाद में जो दूसरे प्रेफरेंशियल इश्यूज होते हैं या इस तरह का होगा, उनका पेमेंट जाएगा। और फिर सबसे लास्ट में जो पेमेंट मिलता है ना, वो इक्विटी होल्डर्स को मिलता है। तो अगर कुछ ऐसे सिचुएशन आई तो सबसे लास्ट में आपको पैसा मिलने वाला है, ये समझ लो। ये खुद का एक बिजनेस लेके बैठे हो ऐसा समझ के आपको चलना है, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप यही सोचो कि आप कोई बिजनेस इतना बड़ा एक्सपांड करो और आपको बिजनेस मॉडल ही नहीं समझ में आ रहा है, तो उस चीज में प्रॉफिटेबिलिटी बनने का तो चांस ही नहीं बनता है। तो और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, मैं पूरी प्रोसेस भी आपको आज के दिन में सिखाने वाला हूँ, बट आपको पेशेंस रखना है इस चीज के लिए। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। उसके बाद में क्वेश्चन टू आस्क बिफोर इन्वेस्टिंग इंक्लूड। तो आपको जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको ये टोटल 7 क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछना है, या एक पेपर के अंदर आप ये चेकलिस्ट की तरह बना के रख लो। और वो जब भी आप बाइंग या सेलिंग की प्रोसेस करो तो ये चेकलिस्ट पे टिक होने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते तो सबसे पहला, इज द कंपनीज रेवेन्यू ग्रोइंग। अब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो देखना है। कितनी बार ऐसा होता है कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है बट सामने प्रॉफिट है ना वो नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि रेवेन्यू के सामने एक्सपेंस भी उतना ही बढ़ रहा है। तो उस केस में कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा पा रही है। फिर थर्ड क्वेश्चन आपको पूछना है, इस कंपनी एबल टू रीपे इट्स डेट। मतलब जो उसके ऊपर उधार है वो चुका पा रही है कि नहीं। तो डेट की भी आपको नंबर्स मिल जाएंगे। अगर उसका डेट कम नहीं हो रहा है दैट मीन्स आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। आप इंडिविजुअल लेवल पे इसको गैस करो कि आज अगर मेरे ऊपर कोई भी चीज का लोन है तो पहले मेरे पर ईएमआई का बर्डन रहेगा। तो मैं कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ, मेरी जॉब चली गई है, या मैं भी मतलब इतना अमाउंट नहीं कमा पा रहा हूँ, फिर भी मुझको लोन की अमाउंट तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, राइट। तो डेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसी तरह से कंपनी में भी सेम इम्पैक्ट आता है कि जब भी आप डेट मार्केट का अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी ने डेट लिया होता है, यूज किया होता है, तो सबसे पहले उनका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो उस केस में जितना कम डेट होगा उतना कंपनी के ऊपर बर्डन कम रहेगा, तो वो फ्रीली काम कर पाएगी। इसके बाद ये 3 क्वेश्चन पूछने के बाद अपने आप से आपको चौथा क्वेश्चन पूछना है, इज द कंपनी इज इन अ पोजीशन स्ट्रांग इनफ टू कम्पीट विद इट्स पीयर। जो दूसरी कंपनी है उसके जैसी सेम कंपनी जो वही सेम टाइप का प्रोडक्ट बना रही है, उनका मार्केट क्या है, उसका मार्केट में कितना शेयर है, और हमारी कंपनी का कितना है, जिस कंपनी का आप परचेज या सेल के बारे में सोच रहे हो, तो उस कंपनी का मार्केट में कितना शेयर है, कितनी स्ट्रांग है बाकी के कंपेरिजन में, उसकी मोनोपोली कितनी है, क्या लोग ऐसा है कि उसकी प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये समझने के बाद आपको प्रोडक्ट के बारे में और समझ में आएगा। फिर आते हैं, डज द कंपनी पे डिविडेंड्स। क्योंकि आप जब बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस कर रहे हो सेकेंडरी मार्केट में, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको देखो कोई भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी 2 इनकम हो सकती है। कौन सी? एक होती है डिविडेंड इनकम, दैट मीन्स वो प्रॉफिट में हिस्सा, और दूसरा होता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मीन्स 100 रुपीज मैंने परचेस किया, आज उसकी वैल्यू होगी 500 रुपीज। तो मैंने 5 साल पहले 100 रुपीज लगाए थे और वो 5 गुना हो गए 5 साल के अंदर, तो दैट इज माई प्रॉफिट।
और वो 500 होने के साथ साथ उसने हर साल मुझको 552233 रुपीज करके डिविडेंड भी दिया है। तो हो सकता है उसने मेरे को 20 रुपीज तक का डिविडेंड भी दे दिया है, तो दैट इज एडिशनल इनकम। तो आपको ये देखना है कि डिविडेंड इनकम कंटिन्यूअस वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो कंपनी दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है, व्हाट हैज बीन द ट्रेंड ऑफ प्राइस ऑफ शेयर्स। क्योंकि यहाँ पे हमने इसके पहले जो क्वेश्चन देखे वो सारे फंडामेंटल्स के पार्ट है। फिर यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल भी आपको सीखना पड़ेगा अगर आप सेकेंडरी मार्केट में अच्छा काम करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ यू हैव टू बिकम एन एक्सपर्ट, बट आपको बेसिक बेसिक समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, किस लेवल के नीचे प्राइस नहीं जा पा रहा है, किस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये पूरा मार्केट साइकोलॉजी का मार्केट है। तो अगर आपने ये टेक्निकल्स देखना सीख लिया तो प्राइस जो होती है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड है। इतनी इंफॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिक के पास नहीं आई है वो भी प्राइसिंग के अंदर इंक्लूडेड ही है। तो वो प्राइस के अंदर ट्रेंड आइडेंटिफाई करके उस ट्रेंड का बेनिफिट लेना है। क्योंकि अगर जिस फ्लो में मार्केट जा रहा है उसी फ्लो में आपने पोजीशन बनाई तो आप सस्टेन कर सकते हो। आप ये समझो नदी के अंदर जा रहे हैं आप, तो नदी जिस तरफ बह रही है आप भी उस तरफ अगर स्विम करते हैं ना तो आपको स्विम करना बहुत ईजी है। बट अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं कि पानी सामने से आ रहा है और आप यहाँ से रन कर मतलब स्विम करते हुए जा रहे हैं, तो उस केस में उसमें आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी तरह से अगर आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आते हैं नेक्स्ट, चेक रिसेंट डेवलपमेंट इन द कंपनीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट। तो स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है जैसे एनएससी बीएससी उसके ऊपर आपको चेक करना है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है कंपनी के बारे में। उससे क्या होगा, आप कंपनी के बारे में श्योर हो जाएंगे। फिर आप बाइंग सेलिंग की प्रोसेस करते हैं तो इजी रहता है। फिर आपको ड्यू डिलिजेंस के अंदर और क्या क्या करना है, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, उसके अलावा आप ये भी चीज कर सकते हो, कंपनी का जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हो। जिस कंपनी के शेयर्स आप बाय करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, समझो रिलायंस है, ओएनजीसी है, टाटा स्टील है, तो ये कंपनी की वेबसाइट्स भी है। वो वेबसाइट के अंदर जा करके भी आप उस कंपनी को सर्च कर सकते हो, वो कंपनी क्या करती है, उसके प्रोडक्ट्स कौन से हैं, मार्केट में वो किसको सप्लाई करती है, कौन उसके बायर्स हैं, कौन उसके सेलर्स हैं। अगर वो बिजनेस को आपने समझ लिया तो बहुत सारे डिसीजन लेना आपके लिए भी इजी हो जाएगा। फिर इंडस्ट्री रिसर्च, कितने लोग रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं जिसके अंदर कंपनीज की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये रिसर्च रिपोर्ट पेड भी हो सकता है, फ्री भी हो सकते हैं। उसमें इंडस्ट्री के बारे में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का रिसर्च हो सकता है, इंडिविजुअल कंपनी का भी रिसर्च हो सकता है। उसके अलावा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये भी आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे पढ़ते रहना है। और कौन सी मैगजीन, हाँ मैं समझ गया आप कौन सा सोच रहे हैं, वो नहीं, बिजनेस मैगजीन की बात कर रहा हूँ जिसमें बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती हो। अगर मैं आपको एक मैं शो बताऊं वो आप वो भी वॉच कर सकते हो, शार्क टैंक करके है। तो ये जो है वो इंडियन वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरेन वर्जन भी उसका अवेलेबल है। उसको व्यू करोगे तो उसमें भी आपको बहुत बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि इक्विटी को कैसे वो परचेस करते हैं, कौन से पैरामीटर्स देखते हैं। तो सेम वे आप सेकेंडरी मार्केट में करने के लिए भी उस पैरामीटर्स का यूज कर सकते हो। फिर अभी आज के टाइम में सोशल मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विसल ब्लूअर पॉलिसी आ गई है। उसके अलावा एक कोई इंफॉर्मेशन ऐसी आती है पूरी कंपनी खत्म हो सकती है। तो आपको ये सारे अलग अलग टूल्स है जिसके थ्रू आप रिसर्च कर सकते हो उस कंपनी के बारे में। मैं आपको क्यों इतना सारा समझा रहा हूँ, क्योंकि हमको गैम्बलिंग नहीं करनी है। गैम्बलिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में या ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस होता है। गैम्बलिंग करने में आपको भी पता है कि पैसा जाने ही वाला है, राइट। क्योंकि आपने अगर देखा हो तो लॉटरी सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, लाखों करोड़ों में एक बंदे को लॉटरी लगती है। बट मैं आपको उसके बाद की सिचुएशन बता रहा हूँ कि एक रिसर्च के हिसाब से लास्ट 10 ईयर का उन्होंने रिसर्च किया कि जितने लोगों को भी अच्छी अमाउंट की लॉटरी लगी भी है वो 5 ईयर के बाद में जहां थे वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। ओके, अगर आपको ये पॉइंट अगर बल्ब ऑन मूवमेंट लगा हो तो नीचे कमेंट पे लिखना है बल्ब ऑन। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मान लो आपको, आपने ऐसा तुक्के में कोई कंपनी के शेयर्स ले भी लिए और वो चल भी गए और आपको प्रॉफिट भी हो गया, तो भी कुछ टाइम के अंदर आप लॉस कर दोगे, क्योंकि एवरेज आपने जो मेंटेन किया आपका सिस्टम ही गलत आप डेवलप कर रहे हो। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पॉइंट्स को आप ऑब्जर्व करो। अब आते हैं हम, ये पॉइंट्स आपको थोड़ा रेड कलर में और ब्लैक कलर में मैंने रखा हुआ है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सिंप्लीफाइड वे में ये अलग अलग ड्यू डिलिजेंस के मेथड्स आप बोल सकते हैं या फैक्टर्स बोल सकते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं सही में ड्यू डिलिजेंस करने के लिए। तो सबसे पहले आता है डिटेल्स ऑफ प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डिंग प्लेज शेयर्स।
तो कंपनी की वेबसाइट होगी या तो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट होगी, वहां से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ऐसे दिखाऊं, उसकी जगह पे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि आप डेटा को कैसे एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको टास्क भी दे रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप भले आज अब मेरे साथ में ये प्रोसेस स्टार्ट करो, बट आपको ये एक प्रोसेस डेवलप करनी है कि आपको एनएससी, बीएससी और सेबी की ये तीनों की वेबसाइट विजिट करनी है, और एमफी की वेबसाइट खास, क्योंकि कल हम लोग म्यूचुअल फंड को कवर करने वाले हैं। तो आज के दिन में अगर आपको टाइम मिलता है तो एमफी की वेबसाइट आपको विजिट करनी है। तो ये 4 वेबसाइट आपको विजिट करनी है। सबसे पहले मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ। तो एनएससी की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये पूरा मार्केट दिखाई दे रहा है कि मतलब ये एनएससी की वेबसाइट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। इसके अंदर मैं आपको प्रमोटर के बारे में जो बता रहा था वो डेटा हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो उस केस में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसके बेस पे कोई भी बाइंग सेलिंग आप मत करें, ठीक है। बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव मैं टूल्स आपको सिखाने जा रहा हूँ कि जिसके थ्रू 6000 कंपनी है, उसमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो 20-25 कंपनी, और वो डायरेक्शन के साथ में, राइट। तो क्या आप रेडी हो ये लर्न करने के लिए? अगर आप रेडी हैं तो कमेंट में आपको कमेंट बॉक्स में डालना है रेडी। तो अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि जिसको हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। कितने लोग के दिमाग में घंटी बजी होगी कि इनसाइडर ट्रेडिंग तो इलीगल है। यस, इनसाइडर ट्रेडिंग एक्चुअली इलीगल है। अगर अच्छा, पहले तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाऊं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, और अगर आप उसका यूज करके बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो उस केस में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उस कंपनी को पेनल्टी लगती है। अब वो पेनल्टी की अमाउंट करोड़ों में होती है। तो अभी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है ना, वो बहुत एडवांस हो गई है या स्मार्ट हो गई है। वो क्या करती है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उनके पास अवेलेबल है, वो तुरंत एनएससी, बीएससी और सेबी, ये तीनों वेबसाइट के अंदर वो अपनी इंफॉर्मेशन को तुरंत ही वो अपलोड कर देती है एक फॉर्मेट में। और वो आपको ये मैं एनएससी की वेबसाइट पे दिखाने जा रहा हूँ कि इसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब उसका बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं? देखो, अगर उन्होंने एनएससी में डाल दिया, बीएससी में डाल दिया, सीबी में डाल दिया, दैट मीन्स उन्होंने तो ये पब्लिक डोमेन में दे दिया। ये पब्लिक डोमेन काउंट होता है। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है एनएससी, बीएससी और सीबी में, एनएसडीएल, सीडीएसएल में, दैट इज पब्लिक डोमेन। तो उन्होंने अगर उसमें अपलोड कर दिया, दैट मीन्स वो पब्लिक के पास अवेलेबल है। पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस डेटा को वो एनालिसिस करे और उसके बेस पे आगे के डिसीजन ले। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ रेगुलेशन 7/2 जो होता है इनसाइडर ट्रेडिंग का 2015 का, उसके अंदर से हम इसको कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। आपको यहाँ पे इनसाइडर लिख करके सर्च करना है। अब जब आप इनसाइडर लिख के सर्च करेंगे तो आपको देखो ये रेगुलेशन 7/2 जो मैंने आपको बताया था, डिस्क्लोजर अंडर सेबीज प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015, रेगुलेशन 7/2। अब ये रेगुलेशंस क्या बोलता है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, उसको आप इन्फॉर्म करते हो तो ये लोग ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 3 मंथ सिलेक्ट करना है। मैं 3 मंथ क्यों बोल रहा हूँ कि अभी जो लास्ट के 3 मंथ में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। अब इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी। मुझको क्या करना है, कुछ सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन लेना है। मैं आपको देखो स्ट्रेटेजी बनाना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से लोग ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको भी सेम फॉलो करना है, बट ये चीजें आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का जो प्रमोटर है वो कंपनी के शेयर्स को अगर बाय कर रहा है, तो उसका मीनिंग, एक इनसाइडर मीनिंग ये निकल सकता है कि अगर वो कंपनी के शेयर्स को बाय कर रहा है तो कंपनी के प्राइस के बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, राइट। दूसरा, अगर वो कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के शेयर्स को सेल कर रहा है, दैट मीन्स उस कंपनी के अंदर जो प्रमोटर है जिसका मैक्सिमम हिस्सा है उसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम क्यों कॉन्फिडेंस दिखाएं। तो सेकंड प्रोसेस आपको देखना है कि अगर वो कंपनी के शेयर्स को बेच रहा है तो। थर्ड, कितनी बार ऐसा होता है कि प्रमोटर्स हैं वो कंपनी के शेयर को गिरवी रखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेज। तो अगर वो प्लेज रख रहा है तो दैट इज नेगेटिव साइन, तो वो कंपनी के लिए खराब है। और वो डी प्लेज कर रहा है या इन्वोकेशन ऑफ प्लेज कर रहा है तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव है कि उसने पैसा पे कर दिया है और कंपनी को छुड़ा रहा है। जैसे हमने सोना अगर गिरवी रखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पैसे की प्रॉब्लम है और हमको सोना हमारा गिरवी रख के पैसा लेना पड़ रहा है। और जब मैं पूरा पैसा पे करके सोना छुड़ा के लेके आ रहा हूँ, दैट मीन्स मेरी कंडीशन अभी अच्छी है। तो ये 4 पॉइंट पे मैंने कवर किया है। आप चाहो तो मल्टीपल दूसरे पॉइंट्स भी कवर कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको करना क्या है,
ये चारों पॉइंट को इम्प्लीमेंट करना है। मैंने 3 मंथ सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे डेटा आ गया है। आपको क्या करना क्या है, इस डेटा को यहाँ पे डाउनलोड करना है। CSV फाइल अगर जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको एक्सेल के अंदर वो डेटा मिल जाता है। तो अभी डाउनलोड की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, आप अगर देख पा रहे हैं तो ये थोड़ी देर में CSV फाइल डाउनलोड हो जाएगी। फिर इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये सारी चीजें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको कहीं पे भी बाय या सेल का एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मैं सेबी रजिस्टर्ड ट्रेनर हूँ, तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि इस तरह से किसी चीज को कैसे एनालिसिस करते हैं। जो जनरल टर्म्स में है, स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ये आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं वो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू पूछ करके फिर ही आगे बढ़ना है। मैं जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप इसको सीख सकते हैं। तो ये अभी मेरे पास एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गई है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो मैं इसको एक्सेल को ओपन कर रहा हूँ और अभी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। एक दो सेकंड का टाइम लगेगा इसके अंदर, एक्सेल ओपन हो रही है। ओके, तो ये देखिए आपके सामने एक पूरी एक्सेल मैंने ओपन कर दी है। अब एक्सेल ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, कॉलम नंबर एस में जाना है। राइट, ये जो स्ट्रेटेजी मैंने सीखी है मिस्टर रवि भट्ट है उनके थ्रू मैंने सीखी है। वो रिसर्च एनालिस्ट है और उन्होंने मुझको ये टेक्निक सिखाई थी, तो थैंक यू सर। ये टेक्निक अभी बहुत सारे पूरे इंडिया में लोग आप ये टेक्निक को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं पहले तो फिल्टर करता हूँ। ये फिल्टर करने के बाद में एस कॉलम में हम लोग पहुंच गए। मैंने फिल्टर इसलिए ऐड किया कि मैं इसको डेटा को एनालिसिस परफेक्टली कर सकूं। अब इसके बाद में कॉलम नंबर एस, एस फॉर सिंगापुर, यहाँ पे गए आप, इस पे क्लिक करना है। इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, बोनस से लेकर के ईसॉप है, गिफ्ट है, इंटरनल ट्रांसफर है, वो सब कुछ प्रोसेस यहाँ पे दिख रही है। मुझको सिर्फ 4 पॉइंट कवर करना है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये 4 पॉइंट कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा मेरा इन्वोकेशन ऑफ प्लेज, मतलब मैंने प्लेज छुड़ाने की प्रोसेस की है। सेकंड आता है मार्केट परचेज, मतलब मार्केट से मैंने परचेज किया है। थर्ड आता है मार्केट सेल, अगर मैंने मार्केट से सेल किया है तो। और सबसे लास्ट में आएगा प्लेज क्रिएशन। ये मैंने 4 ही पॉइंट लिए हैं। आप चाहो तो आप दूसरे पॉइंट भी ले सकते हो, राइट। जैसे ऑफ मार्केट ट्रांसफर है, गिफ्ट है, बोनस है, ई शॉप है, जो आपको जिसका लॉजिक समझ में आता है। मुझको ये 4 लॉजिक समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने ये 4 पॉइंट को लिया और ओके कर दिया। तो मेरा डेटा अभी फिल्टर हो गया है, जिसके अंदर ऐसी चीजें हैं जिसमें मार्केट से परचेज हुआ है, मार्केट से सेल हुआ है, प्लेज क्रिएट हुआ है या प्लेज इन्वोक हुआ है। ये चारों पॉइंट को मैंने लिया है, मतलब प्लेज हुआ है या डी प्लेज हुआ है, ये 4 सिचुएशन मैंने कवर की है। अब ये चारों सिचुएशन की किसने उसके ऊपर आ रहा है, तो उसके लिए आपको कॉलम नंबर ई में जाना है, ई फॉर एलिफेंट। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, मैंने सिलेक्ट किया, ये सारे को डी सिलेक्ट किया पहले तो। अब मुझको सिर्फ यहाँ पे 3 कॉलम सिलेक्ट करना है। कौन से तो बॉटम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आएगा प्रमोटर, प्रमोटर सिलेक्ट किया, देन प्रमोटर ग्रुप सेकंड किया, और आएगा इमीडिएट रिलेटिव। ये तीनों सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो बेनिफिट क्या होगा, अब ये पूरा डेटा फिल्टर हो गया है। फिल्टर होने के बाद ये डेटा के अंदर ऐसी ही इंफॉर्मेशन है जिसमें प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप या उसके रिलेटिव्स ने मार्केट से परचेस किया, मार्केट से सेल किया या प्लेज किया, डीप्लेज किया है। तो आपके सामने देखो बहुत सारी कंपनी आ गई होंगी, और ये कंपनीज, क्योंकि ये आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, तो उस आज के दिन का मतलब 11th का जो डेट है उस दिन के हिसाब से ये डेटा दिख रहा है। बट आप जब करेंगे तो उस दिन का डेटा दिखेगा। हो सकता है आप कोई और दिन कर रहे हो, तो उस दिन के हिसाब से यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज दिखेंगी। तो अब ये सारी कंपनीज ऐसी है, जैसे आप एक एग्जांपल में लेता हूँ कि कौन सी कंपनी का ले एग्जांपल, तो ठीक है, जिसमें बड़ी क्वांटिटी में काम हुआ हो। ओके, बजाज होल्डिंग आप लोगों ने सुना होगा, इसलिए बजाज होल्डिंग का मैं ले रहा हूँ एग्जांपल। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि ये चीज एक्चुअली अलाउड नहीं है, मैं कंपनी स्पेसिफिक नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ, सेबी के लिए वर्क करता हूँ। तो खास मैं सिर्फ आपको ये डेटा एनालिसिस के पॉइंट से दिखा रहा हूँ, ये कंपनी स्पेसिफिक समझने का ट्राई मत करना। फिर से हमारे आते हैं हम लोग।
तो बजाज होल्डिंग अगर आप देखते हो तो बजाज होल्डिंग के अंदर यहाँ पे क्या हुआ है अभी लेटेस्ट के अंदर, बड़ी क्वांटिटी में बाय हुआ है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, राइट। जो प्रमोटर ने बाय किया हुआ है यहाँ पे, तो अब मैं क्या करूंगा उस केस में, इतनी बड़ी क्वांटिटी बाइंग हुई है तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ वापस से, और फिर से मैं ये जो एनएससी की वेबसाइट है उस पे जा रहा हूँ, और मैं इस कंपनी को, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 5000 6000 कंपनीज है, उस कंपनी में से मैंने गिन चुन के 25-30 कंपनी निकाल के आपके सामने रख दी है। अब वो 25-30 कंपनी को थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा ना सेकेंड स्टेप में जाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम डाला और ये कंपनी आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ 3 महीने ना करके अब मैं पूरे 1 साल को कवर करूंगा। 1 साल इसलिए क्योंकि 1 साल के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है वो मुझको समझ में आया है। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो बजाज होल्डिंग के अंदर ये आपको डेट और टाइम के साथ में मिलेगा। आप देखोगे तो ये 10th मार्च, क्योंकि ये जो मैं रिकॉर्डिंग अभी कर रहा हूँ, अभी 2:57 AM हुआ है, तो जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 10th मार्च 2022 का ये अवेलेबिलिटी है। 2:35 पे PM पे ये लेटेस्ट डेवलपमेंट आया था, तो 92,000 क्वांटिटी बाय हुई है, आप देख पा रहे हो। इसी तरह से इसके पहले भी बाय है, इसके पहले भी बाय है, तो इससे आपको समझ में आना चाहिए। दिख रहा है आपको, ये आपके सामने प्रैक्टिकल में एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि लास्ट 1 साल से प्रमोटर ने एक भी शेयर बेचा ही नहीं है। दिख रहा है, जब भी मौका मिला है उन्होंने बाय किया है। और अब 1 साल का आप ग्राफ देखना, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2। पहली एक एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी दी है कि एनएससी, बीएससी, सीबी और एमपी की वेबसाइट पे विजिट करना है। जैसे मैं आपको देखो एनएससी की वेबसाइट के ऊपर कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट हमने कभी देखा ही नहीं है। अगर आप इसको पहले से जो मैंने प्रोसेस बताया, अगर आप इसको ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो तो आप मी करके टाइप कर लो, परफेक्ट। तो ये एक डेटा मैंने आपको दिखाया। फिर से हम आते हैं स्टॉक के ऊपर, इसमें से और कोई कंपनी भी देखते हैं। दूसरी कंपनी का डेटा मैं देखता हूँ अब, और कौन सी कंपनी अवेलेबल है बजाज हिंद के अलावा। जिंदाल स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो उस केस में आप देखोगे तो प्लेज हुआ है, कंट्रोल सी किया इसको, और फिर वापस से मैं आ गया ये एनएससी की वेबसाइट पे, और यहाँ पे मैं कंपनी का नाम डालूंगा। ये सर्च बॉक्स में नहीं डालना है आपको, यहाँ वाले जहाँ पे बजाज होल्डिंग हमने रखा था वहां डाल करके फिर पेस्ट करना है, और अब यहाँ पे फिर से 1 ईयर सिलेक्ट करना है। आपके पास नीचे डेटा आ जाएगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। तो आप देखोगे ये भी 10th मार्च का ही डेटा है। इतने सारे कंपनी के शेयर्स 10th मार्च 2022 को 1:14 पे दोपहर में प्लेज हुए हैं। दिख रहा है आपको। तो ये इंफॉर्मेशन अगर ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, देखो मैं कुछ भी ऐसा नहीं दिखा रहा हूँ कि जो मेरे पास खुफिया जानकारी है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिस इज पब्लिक डोमेन, और पब्लिक डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसका यूज कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है, राइट। ग्लास आधा भरा हुआ है कि आधा आधा खाली है, वो जो कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आप देख पा रहे हैं कि इसमें प्लेजिंग की प्रोसेस इतने टाइम से चल रही है, तो जो एक्चुअली नेगेटिव काउंट होती है, तो उस केस में इसका जो प्राइस है वो नीचे जाने के चांसेस होते हैं, राइट। तो आपने देखा होगा इस तरह से आप अलग अलग कंपनी के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब वापस हम लोग आ जाते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। अदरवाइज इसके अंदर तो डेटा एनालिसिस तो इतना अच्छा पार्ट है कि इसमें टाइम कहाँ चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आते हैं हम लोग वापस से यहाँ पे हम लोग की जो स्लाइड थी उसके ऊपर, और ठीक है। तो ये जो मैंने आपको प्रमोटर का पूरा प्रोसेस बताया, एक पूरी स्ट्रेटेजी आपको सिखाई, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको यहाँ पे नीचे टाइप जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपका जो लर्निंग है इसके थ्रू हुआ है वो आप टॉप लर्निंग यहाँ पे शेयर कर सकते हो, या तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप सिर्फ प्रमोटर स्ट्रेटेजी करके आप टाइप कर दीजिए। तो क्या होगा कि मुझको समझ में आ जाएगा कि आपने वो स्ट्रेटेजी देखी, इम्प्लीमेंट की, और हो सकता है आपको उससे बेनिफिट भी हुआ हो। यस, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हम लोग। ये मैंने आपको सिर्फ एक डेटा बताया, इसी तरह से हर पॉइंट को आप धीमे धीमे डिटेल में जा सकते हैं, जैसे स्कोप, ग्रोथ, कंपटीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, इसी तरह से
फाइनेंशियल्स ऑफ कंपनी, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो जिसको हम बोलते हैं, बुक वैल्यू, ये सारा पॉइंट मैंने फर्स्ट डे वाले वीडियो में भी कवर किया है। ठीक है, एक एक और काम कर सकता हूँ मैं, एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसके अंदर आपको ये सब डेटा बहुत ही कम मेहनत करके मिल सकता है। कम मेहनत मतलब कि ऑलमोस्ट रेडीमेड मिल सकता है। तो उसकी वेबसाइट का नाम है स्क्रीनर्स, स्क्रीनर्स करके वेबसाइट है। ये वेबसाइट के अंदर देखो, आप जब लॉगिन करते हो आपको शायद लॉगिन करके फ्री में भी आपको मिलेगा। अभी मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी परचेज नहीं किया इसमें, बट पेड वर्जन भी इसमें आते हैं जिसमें आपको एडवांस लेवल में जाना हो। तो यहाँ पे मैं फ्री लेवल के अंदर लॉगिन करने के बाद वाली सिचुएशन दिखा रहा हूँ। आप बिना लॉगिन किए भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे, मतलब ये मैं आपको जो पार्ट दिखा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस। तो अभी हम लोग यहाँ से किसी कंपनी को पकड़ना है, जैसे मैंने अभी डेट के बारे में बोला था, जिस कंपनी में डेट कम होती है तो वो पॉजिटिव साइन गिन सकते हैं। तो देखो मैं डेट रिडक्शन वाले कॉलम पे टिक करता हूँ। तो ये वेबसाइट इतनी अच्छी है एक्चुअली, जिनको अगर इन्फॉर्म डिसीजन लेना है तो ये पूरा फिल्टर करके उसने मेरे सामने रख दिया कि कौन सी कंपनी जिसका डेट धीमे धीमे कम हो रहा है। दिख रहा है आपको, ये डेट इन लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 3 साल में जो डेट है वो, और अभी का जो डेट है वो आप देख पा रहे हो। लास्ट 3 साल मतलब 3 साल पहले डेट क्या था, और अभी डेट में कितना फर्क है, 1.34 ये करोड़ में है, और अभी का है 0.71 करोड़। बराबर। अब आगे बढ़ते हैं इसको, आप यहाँ पे ये ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसका हाईएस्ट डेट हो गया आपके सामने आ गया यस बैंक। बट आप अगर देख पा रहे हो तो यस बैंक का डेट भी धीमे धीमे कम हो रहा है, तो दैट इज पॉजिटिव साइन। फिर आईएफएल वेल्थ, पंजाब एंड सिंध बैंक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं किसी कंपनी का बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ये सिर्फ आपको एनालिसिस करने में हेल्प कर सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जो भी कंपनी है उसका आपको करंट मार्केट प्राइस दिख गया। फिर पी रेशियो, जो इसके पहले की स्लाइड में मैंने आपको बताया था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप पी रेशियो वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं कि जैसे पी रेशियो कम है तो कम कॉस्ट में आपको अच्छी चीज मिल सकती है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो तो इसमें तो है ही नहीं पी रेशियो, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये दिख रहा है आपको। अभी ये आपको खुद का एक्सरसाइज करना है, क्योंकि ये जब मैं कर रहा हूँ मैं आज की डेट के हिसाब से देख रहा हूँ, बट आपको खास ध्यान रखना है कि आपको आज की डेट, मतलब जब आप खुद करेंगे प्रोसेस तो आपको ज्यादा सीखने मिलेगा। जस्ट अ मिनट। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें एक और बहुत अच्छी चीज है, क्रिएट स्टॉक स्क्रीन्स। तो यहाँ पे आकर के आप क्या कर सकते हो, आपको कोई भी चीज को, डेटा को और सिंप्लीफाइड वे में फिल्टर करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्केट कैप। देखो मार्केट लिखूंगा तो मार्केट से रिलेटेड सारा आ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे रखा मोर देन, सॉरी, ₹500 और रन क्वेरी की। तो जैसे आप करते हो तो यहाँ पे मार्केट कैप जिसका भी 500 करोड़ के ऊपर है वो लिस्ट आ गई। आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। आपके दिमाग में अगर वो थॉट आ गया कि इस तरह से मेरे को इस कंपनी को आइडेंटिफाई करना है, तो स्क्रीनर आपको वो करके दे सकता है। यहाँ पे मैं कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ऑब्वियस है कि ये फैसिलिटी दे रहा है जिसको हमको पहले, आज के 10 साल 15 साल पहले करना होता अगर मुझको, तो मेरा 2-2 3-3 दिन का टाइम जाता था इस चीज को कैलकुलेट करने में। अभी देखो ये तुरंत मेरे सामने अवेलेबल है। अब 500 करोड़, मैं 500 करोड़ क्यों, मैं 5,000 करोड़ भी डाल सकता हूँ। देखिए मैं आपके सामने सेम चीज के लिए रखता हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, मोर देन, हाँ, मोर देन 5,000, और फिर मैंने इसको रन कर दिया। दिख रहा है आपको, जिसकी भी मार्केट कैप 5,000 से ऊपर है वो आ गया आपके सामने। अब ये देखिए, आप यहाँ पे 481 कंपनीज की लिस्ट आई हुई है। ठीक है, मैं इसको और फिल्टर कर सकता हूँ, इसको मार्केट कैप को मैं असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकता हूँ।
तो ये दिख रहा है आपको, इंडिया के अंदर हाईएस्ट कैप किसका है? तो रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी है, इंफोसिस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, दिख रहा है आपको। अब मान लो मुझको इस किसी कंपनी के बारे में और सर्च करना है, तो मैं उस कंपनी के अंदर डिटेल में क्लिक कर सकता हूँ। ये दिख रहा है आपको, अलग अलग जो कंपनीज आपके सामने दिख रही है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन है जिसका मार्केट कैप मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, राइट। अब मैं यहाँ पे किसी एक कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टीसीएस रखते हैं, राइट। टीसीएस रखूं कि बजाज हिंद यूनिलीवर, चलो हिंद यूनिलीवर रखते हैं। तो जैसे उस कंपनी पे आप क्लिक करते हो तो देखो, ओके, तो ये आज के दिन का मतलब जो 5% प्लस थी, 2102। उसके अलावा उसका मार्केट कैप कितना है? तो वो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख करोड़ का तो मार्केट कैप है। स्टॉक पी कितना है? तो 56 का पी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? तो 39.2% का है। करंट वैल्यूएशन कितना चल रहा है? 2102। बुक वैल्यू 204। आरओई कितने का है? 29.20 का। हायर लो, ये आ गया। डिविडेंड यील्ड 1.47 का है। फेस वैल्यू 1 रुपीज की है। आप समझे? इस तरह से आप कंपनी की इंफॉर्मेशन आपने देख ली। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कंपनी में बाइंग सेलिंग की प्रोसेस कर रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। मान लो मैं दूसरी कोई कंपनी लेता हूँ आपके सामने, टाटा स्टील। आप देखो, ये सेम इंफॉर्मेशन टाटा स्टील की आ गई, मार्केट कैप से लेकर के ये सारे। अच्छा देखो, इसमें एक ये भी है बेनिफिट कि आप यहाँ पे अबाउट करते हैं तो टाटा स्टील कंपनी के बारे में आपके सामने इंफॉर्मेशन आगे के 1907 से स्टार्ट हुआ है कंपनी का जो प्रेजेंस है अक्रॉस कंट्री, सब जगह पे अवेलेबिलिटी है इसकी। की पॉइंट्स अगर आप देखो तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या क्या है, तो ये आपके सामने बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। कंपनी, अबाउट कंपनी तो मैंने आपको बताया। देन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कौन सी कंपनी मतलब उस कंपनी का कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो ये आपके सामने देखो उसके प्रोडक्ट्स आ गए कि कौन सी प्रोडक्ट में वो काम करती है। फिर जियोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप, मतलब उसके पास जो पैसा टोटल आ रहा है वो कहाँ से कितना आ रहा है। तो प्रेजेंटली इंडिया अकाउंट्स फॉर 51% ऑफ रेवेन्यूज। टोटल जो टाटा स्टील कमा रही है उसमें से 51% यहाँ से आ रहा है। ये इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर ये आपको पता है कि कौन सी कंट्री से कितना आ रहा है, तो अगर उस कंट्री में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो तो उतना रेवेन्यू इसके कम होने के चांसेस होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप अपना लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। और आपने अगर एक सही लॉजिक डेवलप कर लिया तो बात ही खत्म होगी, आपकी एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी। और मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी ही काम करती है। तो देखो, यूके से यहाँ पे आता है करीब 26%, सॉरी 9%। यूके, सॉरी यूरोप एक्स एक्स ओके ओके, यूरोप एक्सक्लूड यूके, दैट मीन्स 26% का यूरोप में से एक्सक्लूडिंग यूएस यूके। फिर यूके में से 9% का आता है। फिर एशिया एक्सक्लूडिंग इंडिया 7% का है। अदर 7% का है। फिर आप देखोगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का 50% का इसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से रेवेन्यू आता है। ग्लोबल प्रेजेंस का है तो 50 अलग अलग कंट्री में टाटा स्टील का प्रेजेंस है। दिख रहा है आपको? ये सारी कंपनी के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है? 33 की है। जमशेदपुर से कितना है? 12 का है। फिर कलिंगरन कालिंगना नागर कलिंगनगर, सॉरी 3 का है। टाटा स्टील बीएसएल उसका 5.6 का है, बराबर। यूरोप में उसका कहाँ पे है? फिर मटेरियल कौन से हैं, कौन उसकी सब्सिडरी है। अनस्टेबल इंटरनेशनल ऑपरेशंस कहाँ का है जहाँ पे वॉलेटिलिटी है। प्लान ऑफ अमालगमेशन, देखो ये प्लान के बारे में 2019 में जो हुआ था वो एनसीएलटी से जो इन्होंने अमालगमेट किया था उसके बारे में, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन पढ़ने से क्या हुआ, कोई भी कंपनी, ये तो टाटा स्टील मैंने इसलिए लिया कि वो नोन है तो आप उसको लॉजिकली को रिलेट कर सकते हो। आप कोई भी कंपनी में करते हो वो देख सकते हैं। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे आप दिख रहा है ये पूरे 1 साल का यहाँ पे आपके सामने चार्ट है सिंप्लीफाइड वे में। अब मैं इसको 1 साल की जगह 5 ईयर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये 5 ईयर में आप देखोगे तो ये कितने तक आया हुआ है नीचे में, यहाँ पे कितने का बनाया लो, 257 का, 3 अप्रैल 2020 का। ये कोविड वाली जो सिचुएशन थी, मार्च में जो कोविड ब्रेकआउट हुआ था उस टाइम में लोवेस्ट बनाया। फिर यहाँ से जो बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर वो बढ़ते 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 ऊपर में कितना गया हुआ है, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा
कि हाईएस्ट में 1461 13 अगस्त 2021 में गया, फिर वहां से फिर से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, अभी यहाँ ऊपर चल रहा है। आज के दिन में देखेंगे ना तो करीब करीब 4 या 5% प्लस होगा ये। तो इस तरह से आप टेक्निकल, मतलब ये टेक्निकल के लिए ये अच्छी साइट नहीं है, बट एटलीस्ट आपको इंफॉर्मेशन ये मिल सकती है। ये प्राइस वाइज किया, इसी तरह से पी रेशियो वाइज भी कर सकते हैं। दिख रहा है आपको पी रेशियो वाइज? परफेक्ट। फिर सेल्स एंड मार्जिन वाइज, तो कितने का सेल्स हो रहा है और उनका मार्जिन कितना है। कहीं कहीं पे आपको दिखेगा कि जो मार्जिन है ना वो मैच नहीं हो पा रहा है उसके हिसाब से। यहाँ पे जीपीएम कितना है, ओपीएम कितना है, एनपीएम कितना है, एंड क्वार्टर सेल्स, टोटल जो सेल्स है उसके कंपैरिजन में उनका बेनिफिट कितना मिल पा रहा है वो आपके सामने ये इसके थ्रू मिल जाएगा। आप समझे कि नहीं? इससे आप कोई भी कंपनी की बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब प्रोस प्रोस के अंदर देखिए अगर, तो कंपनी हैज रिड्यूस डेट, तो उसने अपने डेट को कम किया है। उसके अलावा कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, उसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आने के चांसेस है। मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 42.70%, वेरी गुड। फिर ये पॉजिटिव पॉइंट। इसी तरह से कॉन्स में नेगेटिव पॉइंट क्या है? प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर, 0.48% कम हुआ है, तो ये नेगेटिव पॉइंट गिनते हैं। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.92% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, 5 साल में 8.92 का दिया है। देन कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 9.62% और फॉर लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 साल के अंदर आप देखोगे तो 9.62 का ही रिटर्न डिलीवर किया है, जो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, भले उसका प्राइस बढ़ा हुआ है तो भी। फिर ये पीयर कंपैरिजन, उसके जैसे दूसरी और कौन सी कंपनी है तो आपको समझ में आएगा। जो पीयर एनालिसिस की मैंने बात की है वो, इस तरह से आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। और आगे जाते हैं हम लोग, और आगे बढ़ना है तो नीचे आएंगे क्वार्टरली रिजल्ट। हर क्वार्टर यहाँ पे देखो मार्च 2019 से लेकर के अभी दिसंबर 2021 तक का डेटा आया हुआ है, बराबर। ये हर क्वार्टर का आपको दिखेगा। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है, तो सेल्स, आप इसको और डिटेल में जाओ तो सेल्स में भी अलग अलग पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो जिससे क्या होगा आपको और अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो कंटिन्यूअस देखो सेल्स यहाँ पे मार्च के आसपास बढ़ा हुआ था, फिर कोविड के कारण बहुत ही स्पीड से डिक्लाइन हुआ, फिर वापस से सितंबर में बढ़ा, फिर वहां से बढ़ते 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 अभी टॉप पे चल रहा है। ये एक्सपेंसेस है, राइट। इसी तरह से मार्केट के अंदर उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, कितना डेप्रिसिएशन है, कितना टैक्स है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, राइट। कितनी बार ऐसा होगा कि सेल्स बढ़ा है बट नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, भले आप फाइनेंस के बैकग्राउंड के बंदे नहीं होंगे तो भी ये सब चीजें इसलिए सीखनी है क्योंकि आप अपना पैसा लगा रहे हो। जब पैसा लगाते हैं ना तो आपको डेटा के ऊपर आपको नजर रखनी पड़ती है। आप कंपनी के मालिक हो, ट्राई करो, बराबर। जब कंपनी के आप मालिक होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें देख के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाएगा। फिर इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत सारे, देखो ये कहाँ से स्टार्ट किया, मार्च 2010 से लेकर के मार्च 2021 तक का ये सारा का सारा आ गया है। सेल से लेके एक्सपेंस से लेके सब कुछ। आगे बढ़ते हम लोग, देखो ग्रोथ बहुत कुछ इसमें कवर किया है। मैं आपको एक ही कंपनी का इतना डिटेल में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप हर कंपनी के लिए ऐसे ही सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। बैलेंस शीट, तो यहाँ पे आपको सारी बैलेंस शीट मिल रही है मार्च 2010 से लेकर के अभी तक की। तो जिसमें उनका रिजर्व, शेयर कैपिटल कितना है, कितना रिजर्व है, रिजर्व देखो कंटिन्यूअस बढ़ ही रहा है। यहाँ पे थोड़ा कम हुआ था 2016 में, 40 से 34 पे आ गया था, बट उसके बाद फिर से रिजर्व उनके बढ़ रहे हैं। फिर बोरोविंग्स कितना है, तो बोरोविंग अगर आप देख पा रहे हो तो मार्च में जो था उससे कम हुआ है और कंटिन्यूस अभी भी कम हो रहा है। उनके ऊपर टोटल लाइबिलिटी कितनी है, तो अभी ये करोड़ में है, तो 87.260 करोड़ की लाइबिलिटीज है। फिर आगे और आते हैं, कैश फ्लोज के बारे में आपको मिल गया। फिर रेशियोज, ये सारे रेशियोज है। डेटर्स डे, तो आप देख पा रहे हैं पहले 41 46 डेज में कब कन्वर्ट होता था डेट, अभी सिर्फ 22 डेज में हो रहा है। तो आप समझो उसका बेनिफिट ही है। इन्वेंट्री का डे क्या है, तो इन्वेंट्री का डे थोड़ा सा बढ़ गया है। डेज पेबल दिया गया, उनकी साइकिल के बारे में दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, तो अगर आप शेयर होल्डिंग देख पा रहे हैं तो सितंबर से दिसंबर में थोड़ा सा शेयर होल्डिंग कम हुआ है, ये अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो। एफआई में, तो एफआई की भी होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। फिर डीआई भी कम हुआ है।
बढ़ा कौन है? अच्छा, पब्लिक ने पैसा लगाया। देखो ये रहा पब्लिक का, यहाँ पे आपको दिख रहा है। पहले 24.83% पब्लिक के पास शेयर थे, अभी 26.51% पब्लिक के पास शेयर है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो, अलग अलग एनुअल रिपोर्ट यहाँ से मिल जाएगी। ये पढ़ने का रखो, एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे ना तो कंपनी के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। यहाँ से देखो रेटिंग, हर कंपनी का रेटिंग होता है, जैसे यहाँ पे आईसीआरए का रेटिंग है, वो आपके सामने आ गया। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है। अब मैं इतना कवर करने जाऊंगा तो ये 1-1.5 घंटे की जगह पे वो 8-10 घंटे का सेशन बन जाएगा। बट पॉइंट ये है मेरा कहने का कि इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखो ये हेड में सब कुछ दिया हुआ है, इसको यूज करने का रखो। मैंने आपको बताने का ट्राई किया कि किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। आप आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं, आज का टाइम इतना अच्छा है। देखो यहाँ पे एक और चीज बताऊं, सेक्टर वाइज भी आप इसको ब्राउज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बैंकिंग में रस है, बैंक सिलेक्ट किया आपने, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ में बैंक की आ गई, ये दिख रहा है आपको। फिर उसके अंदर में भी आप चाहो तो पी रेशियो वाइज, मार्केट कैप वाइज मैं इसको कर देता हूँ। तो देखिए एचडीएफसी के हाईएस्ट मार्केट कैप है, उसके बाद आईसीआईसी है, फिर एसबीआई है, उसके बाद में कोटक महिंद्रा है, एक्सिस है, इंडसइंड बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आईडीबीआई है, बंधन बैंक है। ये दिख रहा है आपको, ये मार्केट कैप आपको यहाँ से देख सकते हैं, डिविडेंड यील्ड वाइज, एनपी क्वार्टर वाइज, सेल्स के हिसाब से देख सकते हैं। इसी तरह से मैं वापस एक बार देखता हूँ इसमें और कुछ आपको दिखा सकूं। एफआई बाइंग, कौन सी कंपनी में एफआई बाइंग कर रही है, वो तो सोच समझ के डिसीजन ले रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे ये सारी कंपनी है जिसमें एफआई की बाइंग हो रही है। ये देखिए जो परसेंटेज होल्डिंग है वो कितना है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो पहले होल्डिंग थी, अभी 13.25 का होल्डिंग है। ये दिख रहा है आपको, दीपक फर्टिलाइजर, ये परसेंटेज चेंज हुआ, 10.38% बढ़ा है, पॉजिटिव साइड है। अभी 11.95% का होल्डिंग एफआई का इसके अंदर है। अभी मैं आपको ज्यादा डेटा नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट मेरा पॉइंट ये है इसके अंदर कहने का कि अगर इस डेटा को प्रॉपर यूज करके आप चाहो तो आज का टाइम दैट इज गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड किस लिए है? क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन आज के टाइम में अवेलेबल है वो पहले के टाइम में नहीं हुआ करती थी। लोग ब्लाइंडली खेलते थे। आप अब क्या करते हो, वो पत्ते में होता है ना, आप बंद रख के खेल रहे हो तो बंद रखने में नसीब के ऊपर रहता है। बट आप पत्ता देख करके जब खेलोगे तो उस केस में क्या रहेगा कि आपके पास जजमेंट लेने का, कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मौका रहता है, राइट। फिर इसमें से मैक्सिमम पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, आप देख लो इसके अंदर। तो अभी मैंने जो पॉइंट्स बताए अगर आप देख पा रहे हो तो मैं यहाँ पे इसके अंदर स्पॉटलाइट ऑन कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया कंपनी के जो ग्रोथ, कॉम्पिटिटर, प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रक्चर, ये सब के बारे में आपको कहाँ से मिलेगा। तो स्क्रीनर पर जो वेबसाइट है वहां से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल, ये एक्चुअली इसमें भी मिलेगा, एनएससी, बीएससी, उनकी वेबसाइट पे भी ये सारी चीजें मिलेंगी। उसमें एफोर्ड आपको कम लगाना था, इसलिए मैंने आपको दिखाया। मैं उस कंपनी को ऐसा नहीं कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ वेबसाइट को, बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर वो कम मेहनत में अगर मिल सकता है तो उसका यूज करना चाहिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कैश फ्लो आ गया, पास ट्रैक रिकॉर्ड आ गया, सेल्स टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, डिविडेंड पे आउट 5 ईयर का, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आराम से मिल सकती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब मैंने कंपनी तो आइडेंटिफाई कर ली कि मुझको किस में इन्वेस्ट करना है। अब आते हैं हाउ टू प्लेस ऑर्डर। अब मुझको ऑर्डर प्लेस करना है तो उसकी प्रोसेस क्या होगी। तो सबसे पहले अकाउंट ओपन कर दिया मैंने, ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझको किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। वो करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रोकर की ऑफिस जा सकता हूँ, जहां पे मैंने अकाउंट ओपन किया जिस ब्रोकर के पास में, उसकी ऑफिस जाकर के मैं ट्रेड पंच कर सकता हूँ। मतलब उसकी प्रोसेस क्या रहती है कि जब भी आप ऑफिस के अंदर जाते हो आपको वो एक एंट्री करनी होती है विजिटर रजिस्टर के अंदर, और मैक्सिमम केस में ऑफिस में सीसीटीवी लगा होता है कि जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप आए हो। ये किस लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि कभी जब डिस्प्यूट की प्रॉब्लम होगी तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये पॉइंट्स हैं जिससे वो प्रूव कर सकते हैं कि आप वहां पे आए हो। और
अगर आप वहां पे गए हो और एंट्री नहीं की है तो आपको एंट्री खास करवानी है, जिससे आप बता सको कि आप सही में आए थे और आपने ये ट्रेड किया था और ये सौदा भी दिख नहीं रहा है। तो खास करके जब आप ऑफिस को विजिट करो तो विजिटर रजिस्टर में आपको एंट्री करनी पड़ेगी। उसके अलावा जब आप जो उसके डीलर्स होते हैं जो वहाँ पे बाइंग सेलिंग के लिए प्रोसेस करते हैं उनके पास आप बैठोगे तो वो आपको डील शीट देंगे। आपके सामने मार्केट वॉच ओपन कर देंगे जिसमें प्राइसिंग वगैरह आती है और उसके साथ में डील शीट देंगे जिसको जब आप बाइंग सेलिंग की प्रोसेस करते हो तो उस टाइम में आपको साइन करके सिग्नेचर करके देना होता है। फिर दूसरा आता है ट्रेड वाया फोन कॉल। कॉल एंड ट्रेड की जो फैसिलिटी होती है जिसमें आप फोन करके भी ट्रेड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो अकाउंट ओपनिंग के टाइम में आपको कीट दी है, कीट मतलब अकाउंट ओपनिंग के साथ में एक आपको कीट मिलती है जिसमें आपके केवाईसी के सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी एक रहती है। उसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है उसमें आपको एक बार वेरीफाई कर लेना होता है कि वो सही है। उसमें वो एक नंबर देते हैं जिसमें आप कॉल करके भी ट्रेड कर सकते हो। कितनी जगह पे वो फ्री होता है, कितनी जगह पे चार्जेबल होता है। टैरिफ सीट के अंदर आपको मिल जाएगा कि उसका क्या चार्ज रहता है या फ्री ऑफ कॉस्ट है कि नहीं। तो ये पार्ट आपको कवर करना है। उसके बाद थ्रू एन ईमेल टू द स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर को आप ईमेल करके ये सेम प्रोसेस कर सकते हो। फिर स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट का यूज करके उसके अंदर लॉग इन करके भी सेम कर सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो ब्रोकर का जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर भी सेम फैसिलिटी, मतलब आपको अगर बाय या सेल करना है तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के 5 वेज है जिसके थ्रू आप ये सेम प्रोसेस को कर सकते हो। ब्रोकर की ऑफिस विजिट कर सकते हो, कॉल एंड ट्रेड कर सकते हो, ईमेल करके कर सकते हो, ब्रोकर की वेबसाइट से या मोबाइल ऐप से। बट आप समझो अगर फॉर एग्जांपल फोन कॉल के थ्रू ट्रेड करो, कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी का यूज कर रहे हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है मोबाइल नंबर उसी से आपको फोन करना होगा, राइट। और वो टू स्टेप ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस होती है जिसमें एक कोड आपके उस पर ओटीपी आएगा, वो आपको देना रहता है। उसके अलावा एक कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वो पूछेंगे, कॉन्फिडेंशियल मीन्स डेट ऑफ बर्थ हुआ, पैन कार्ड नंबर हुआ, वो आपको वेरीफाई कराना होगा। फिर आप ट्रेड कर सकते हो। ईमेल का थ्रू कर रहे हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसी से आपको मेल करना है, राइट। ब्रोकर की वेबसाइट के थ्रू जा रहे हैं तो आपको आईडी पासवर्ड जो मिला होगा उसी के थ्रू आपको लॉग इन करके ये प्रोसेस करनी रहेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये ऑर्डर कैसे प्लेस करते हो। अब मान लो आप ऑनलाइन कर रहे हो या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हो तो आपको एक मार्केट वॉच बनानी होती है। मार्केट वॉच में क्या कर सकते हैं, आपकी जो फेवरेट कंपनीज है उसकी आपने लिस्ट रख दी तो उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, वो आपके सामने स्क्रीन पे दिखेगा। कितनी जगह पे आपने देखा होगा कि वो स्क्रीन के ऊपर रेड कलर ग्रीन कलर वो चल रहा होता है। तो वो क्या होता है, वो जो कंपनीज आपने बना के रखी होती है मार्केट वॉच, दैट इज कॉल्ड मार्केट वॉच। तो उसमें कंपनी के नाम आएंगे, उनके शॉर्ट नेम जनरली वो लिखते हैं, ओपन लो हाई क्लोज आपको दिखाई देगा, लास्ट कौन सा ट्रेड हुआ है वो आपको दिखाई देगा, परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है, दैट मीन्स प्रीवियस डे में क्लोजिंग कितनी थी और आज अभी वो क्या चल रहा है, तो परसेंटेज में कितना चेंज आ रहा है और रुपीज में कितना चेंज आ रहा है। उसके अलावा ओएचसीएल जो बोलते हैं, ओपन लो हाई क्लोज आपको दिखेगा, वॉल्यूम कितना हुआ, दैट मीन्स कितना पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कितना बाइंग या सेलिंग के ट्रांजेक्शन हुए, बीड और आस्क आपको लेटर दिखेगा वहां पे। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, बीड आस्क इससे दिखाता हूँ, जो कि अभी मार्केट बंद है तो पुराने डेटा पे हम लोग दिखाते हैं। एनएससी की वेबसाइट में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप बीड आस्क को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये निफ्टी दिख रहा है, निफ्टी 50। मैंने क्वेश्चन में मेरे ख्याल से पूछा था निफ्टी कितने स्टॉक की बनी हुई है, तो 50 स्टॉक की है और ये 16,594 ये चल रहा है। आज के दिन में 249.55% प्लस हुई, 1.53% प्लस है, राइट। इसी तरह नीचे आएंगे आप तो यहाँ देखिए टॉप 5 स्टॉक्स निफ्टी 50 जो मैंने आपको बताया अभी 50 कंपनी की जो बनी हुई है, उस 50 कंपनी में से जो टॉप गेनर्स कौन से है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील जो मैंने आपको बताया, ग्रासिम, एसबीआई, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये टॉप गेनर में। टॉप लूजर में कॉल इंडिया है, टेक महिंद्रा है, फिर डॉक्टर रेड्डी है, यूपीएल, ओएनजीसी। तो ये सारी कंपनीज मैक्सिमम नुकसान में आज के दिन में। फिर आप जिस कंपनी पे भी टिक करते हो, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, क्योंकि हमने भी इसके पहले इसका क्वेश्चन देखा था स्क्रीनर में।
ये देखिए इसके अंदर आपको ओपन लो, हाई क्लोज सब दिखेगा। यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू कितने की वो आपको दिख रही है, टोटल इश्यूड कैपिटल कितने कितने मार्केट में शेयर्स अवेलेबल है। फिर उसके अलावा यहाँ नीचे आएंगे आप तो 1309.35 करीब करीब 4.30% आज के दिन में वो बढ़ा है। यहाँ इंट्राडे में लोवेस्ट में कितना गया है तो 1241 और हाईएस्ट में कितना है 1313.80 और क्लोजिंग भी उसके आसपास ही आया आज के दिन में। 52 वीक का ओपन सॉरी लोअर हाई कितना है वो आपके सामने ये देखिए रेंज दिख रही है। फिर बीड आस्क का जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे आपको मार्केट डेप्थ में दिखेगा। अगर आपका किसी ब्रोकर के पास अकाउंट होगा तो उसमें F5 करेंगे ना तो आपको एप्लीकेशन में एक मार्केट डेप्थ आता है, क्योंकि मार्केट बंद है अभी इसलिए आपको यहाँ पे भरा हुआ नहीं दिख रहा है। अदरवाइज यहाँ पे बिड और आस्क करके यहाँ पे जो आता है वो प्राइसिंग होते हैं। बिड मतलब ये बायर खड़ा है यहाँ पे, आप कहीं पे भी जा रहे हो, मान लो एक सिचुएशन है जहाँ पे जो बाय करने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है, जो हाईएस्ट पैसा देने को रेडी है वो आगे, मतलब ये एक टाइप का ऑप्शन हुआ आप देखो तो, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा वो टॉप पे होगा, फिर उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम, और कितनी क्वांटिटी वो बाय करने को रेडी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसी तरह से जो बेचने को खड़ा है, जो कम से कम रेट पे बेचने को रेडी है वो हमेशा टॉप पे होगा, और फिर धीमे 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 ज्यादा प्राइस वाले होंगे, यहाँ पे क्वांटिटी आएगा। नीचे आपको टोटल बाय और सेल की क्वांटिटी भी दिखाई देगी। उसके अलावा देखिए ये ट्रेडेड वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम का ट्रेड हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रेडेड वैल्यू कितने रुपीस का काम हुआ है ये लैक्स में। उसके अलावा मार्केट कैप ये भी लैक्स में, कितने लैख का मार्केट कैप है। फ्री फ्लोट इसमें से कितना है, प्रमोटर के होल्डिंग को माइनस करने के बाद जो बचता है दैट इज कॉल्ड फ्री फ्लोट मार्केट कैप, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर इम्पैक्ट कॉस्ट, अगर मैं बीड और आस्क के बीच का डिफरेंस देखूं, मैं मतलब आप मैं बाय तुरंत करके और मार्केट में सेल कर देता हूं तो मुझको 0.03 पैसे का डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट कॉस्ट। जितना इम्पैक्ट कॉस्ट कम होता है ना उतना मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा ऐसा काउंट होता है। फिर आता है वैल्यू एट रिस्क, ये जो भी कंपनी है उसके अंदर कितना परसेंटेज का रिस्क है। रिस्क किस सेंस में कि कितना वो वॉलेटाइल है, तो उस केस में उतना मार्जिन हम लोग क्लाइंट के पास से लेते हैं अगर वो ट्रेड करना चाहेगा तो इस केस में 16.79% वॉलेटाइल है। और उसके अलावा सिक्योरिटी जो वार बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क, देन वार मार्जिन हो गया ये। उसके अलावा एक्सट्रीम लॉस मार्जिन दैट इज 3.50%। अगर मान लो इसमें ट्रेड करना है किसी को तो 20.29% का मार्जिन एप्लीकेबल है, यानी 100 रुपए का अगर आपको बाय करना है तो 20.29 होगा तो ही आप बाय करने देगा ब्रोकर, इसके बिना आपको बाय करने नहीं देगा। फिर मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर कौन सा है, सेक्टर कौन सा है, इंडस्ट्री कौन सी, बेसिक इंडस्ट्री कौन सी, ये आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा बराबर। कितने डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन कितने का हुआ है वो दिखेगा। फिर ब्लॉक डील या बल्क डील होती है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन का आप बेनिफिट ले सकते हैं। एक और चीज चलो मैं एनएससी की वेबसाइट में आपको दिखाऊं जो कि बहुत काम आ सकती है, जिसको बोलते हैं SLB। SLB SLB करके आपको करते हैं स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोविंग। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारे स्टॉक पड़े होते हैं और उनको बेचना नहीं है, तो जैसे मान लो मेरे पास 2 घर है, एक घर में मैं रह रहा हूँ, दूसरे घर को मैं रेंट पे दे सकता हूँ, वैसे आप अपने शेयर्स को भी रेंट पे दे सकते हैं। यस, आपने सही सुना है। इसके अंदर देखिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, सीरीज बी के अंदर आपको अप्रैल 2022 सिलेक्ट करना है। मतलब ये हो सकता है आप महीनों बाद देख रहे होंगे, मेरे वीडियो के बाद में देख रहे होंगे, तो उस टाइम जो भी मंथ चल रहा है उसके अंदर बी कैटेगरी में जाकर के आपको इसको सर्च करना है। तो आपके सामने देखिए ये आ गया है एस्कॉर्ट्स। उसके अंदर देखिए आप अगर देखोगे तो यहाँ पे अंडरलाइन का प्राइस चल रहा है 1817 और यहाँ पे फ्यूचर प्राइस है 1668, दिख रहा है आपको। 149 का स्प्रेड अवेलेबल है। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। आपके पास अगर ये कंपनी का शेयर पड़ा हो, मतलब जो भी यहाँ पे दिख रहा हो, क्योंकि टाइम के हिसाब से वो चेंज होता रहता है, तो अगर आपके पास वो शेयर पड़ा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको सेल कर दिया और फ्यूचर में आपने सामने बाय कर दिया। आप समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि कोई भी रिस्क ले बिना आप 49 रुपीज कमा सकते हैं, जिसके अंदर 8.20 का आपका स्प्रेड बैठेगा कितने दिन के लिए, तो हर महीने के फर्स्ट जो गुरुवार होता है उस दिन आपके शेयर्स वापस आ जाते हैं। तो अगर आपने प्लेज में दिए भी होंगे तो ये मार्च मंथ अगर चल रहा है तो अप्रैल मंथ के अंदर फर्स्ट गुरुवार कौन सा आएगा, तो 7th को, तो 7th को आपके शेयर आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। इतने दिन के लिए आपको करीब 8.20 का बेनिफिट मिल रहा है। अगर यही सेम चीज में देखें तो
आप चाहो तो 120 रुपीज के रेट पे आप अपने शेयर को रेंट पे भी दे सकते हो। आप समझे? यानी अगर आपका शेयर आप ये प्रोसेस पूरी करते हो तो 149 मिल रहा है, उसकी जगह पे आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का आपका इसमें प्रोसेस नहीं आएगा। ये नॉर्मल रेंटल इनकम आपकी काउंट होती है और उसके हिसाब से आप जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है उसमें आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। बेस्ट जो इंफॉर्मेशन है वो आपको आपका सीए दे सकेगा। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू इन्फॉर्म अबाउट टैक्सेशन, बट आइडियली आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में वो नहीं आएगा, क्योंकि आपने शेयर्स बेचा नहीं है, सिर्फ उसको रेंट पे दिया है, राइट? क्योंकि जैसे आप घर होता है, घर आप किसी को रेंट पे देते हो तो सेलिंग के हिसाब से जो टैक्स पे करना होता है वो थोड़ी आपको पे करने का आएगा। वैसा ही अंबुजा सीमेंट है, आपको दिख रहा है, गेल है, बजाज ऑटो है, इन सब के अंदर देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो लाइव मार्केट में ये प्राइस दिखेगा। आइडियली जो फ्यूचर का लॉट साइज होता है उसके हिसाब से यहाँ पे कवर होता है। होपफुली ये दो स्ट्रेटेजी जो आपको मैंने बताई है वो बहुत काम आ सकती है। तो आपको एक कमेंट बॉक्स में SLB करके टाइप करना है, स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोविंग। तो आप जब ये टाइप करोगे तो दूसरे लोग भी देखेंगे कि इसके अंदर ये पॉइंट को कवर किया गया है, तो इसको वीडियो को वो लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वापस हम लोग अपने स्लाइड पे आ जाते हैं। तो हमने काफी कुछ कवर कर दिया है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम। तो ये आपको मैंने बताने का ट्राई किया कि वेबसाइट के ऊपर जा करके आप ये मतलब आपका जो ब्रोकर होगा उसकी वेबसाइट पे या उसके मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर मार्केट वॉच में ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स आपको वहां पे दिखेंगे। एक तो ज्यादातर जो यूज होता है लिमिट ऑर्डर। अगर 100 रुपीज का प्राइस चल रहा है और आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस करने की प्रोसेस की, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, उसमें 100 रुपए की जगह आपने 95 का रेट रखा, तो जब मार्केट में वो कंपनी के शेयर का प्राइस 95 आएगा, अगर मान लो 95 का आपने लिमिट रखी है तो 95 में ही वो बाय होगा, तब तक वो बाइंग की प्रोसेस नहीं होगी। अगर फिर दिन खत्म हो गया तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट डे फिर से आपको ये सेम एक्सरसाइज करनी है, दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑर्डर। दूसरा आता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि जो भी रेट चल रहा है मैं उसमें लेने को रेडी हूँ। जैसे अभी मैंने इसके पहले दिखाया था सिचुएशन कि वो कंपनी का शेयर चल रहा है, मान लो 100 रुपए का रेट चल रहा है और आप बोलते हो कि जो भी रेट चल रहा है मैं ओके हूँ, तो उस केस में आप उस रेट से बाय कर सकते हो। तो मार्केट में जो भी रेट होगा उस रेट पे आपका बाय हो जाएगा। आइडियली यहाँ पे लोग जीरो करके ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, बट एडवाइजेबल है कि कभी भी आप जीरो करके ऑर्डर मत प्लेस कीजिए। भले उसका रेट 100 रुपए चल रहा था, आप 101 रुपए करके बाय करने के लिए रखिए। 101 करके रखोगे, फिर भी अगर 100 रुपीज पे सेलर रेडी है तो आपका 100 रुपीज में ही बाय होगा, राइट? बट अगर आपने जीरो रखा और अभी एक समझो आपने 100 क्वांटिटी बाय करने रखी, वो कौन से रेट पे रखी? 0 पे। और सामने वाला जो बंदा है उसने रखा हुआ है उसकी 10 क्वांटिटी है 100 पे, और उसके बाद में डायरेक्ट 120 के ऊपर बाकी 90 क्वांटिटी है, तो आपका बाकी जो आएगा वो 110 के ऊपर आएगा। तो मार्केट वॉच में सॉरी मार्केट ऑर्डर्स के अंदर आपको ट्राई करना है कि एक अच्छा सा रेट डालना है मार्केट प्राइस से ऊपर या नीचे, आपका बाइंग है या सेलिंग है उसके बेस पे। बट मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है आप जो भी मार्केट में रेट चल रहा है उस मार्केट में बाय या सेल करने को रेडी है। थर्ड आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब क्या हुआ कि आइडली जब मैं बाय कर रहा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये ऊपर जाएगा बराबर मार्केट, बट अभी मुझको ऐसा मतलब प्लान ये है कि 100 पे मैंने परचेस किया, वो बढ़ेगा फिर मैं इसको बेच दूंगा। आइडली मैंने सब कुछ रिसर्च किया और उसके बाद भी वो घटना नहीं चाहिए, बट हो क्या रहा है, वो घटना स्टार्ट हो गया। और 100 वाली चीज 95 होगी ना, तो भी 5% का डिफरेंस आ जाएगा। अब मैंने तो ऑलरेडी बोले पूरा प्लान किया था कैसे घट रहा है, और वो घटते घटते 95 वाली वापस 90 आ जाएगी, फिर 80 आ जाएगी, 60 आ जाएगी, 50 आ जाएगी, और कभी कभी तो 10 भी आ जाएगा, राइट? मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट कोई भी कंपनी जो 100 रुपए वाली 10 आती है तो बहुत स्पीड से नीचे आती है। तो आप क्या चाहते हो कि मैंने 100 रुपए में बाय किया और 95 का मैं स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ। 95 आएगा तो मैं 5 रुपीज का लॉस बेयर कर लूंगा, क्योंकि देखो कल को उठ के मार्केट कहाँ जाएगा, प्लस होगा माइनस होगा वो हमको नहीं पता है, बट मैं कितना लॉस करना चाहता हूँ उसका तो मैं प्लान कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप अपने लॉस को फिक्स कर रहे हो, अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर और नॉर्मल ऑर्डर में क्या फर्क होता है? तो स्टॉप लॉस ऑर्डर में दो प्राइस डालनी होती है, एक होती है ट्रिगर प्राइस और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन प्राइस। तो जो ट्रिगर प्राइस आप डालते हैं वो ट्रिगर प्राइस जब उसमें कोई भी एक ट्रेड पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका जो एग्जीक्यूशन प्राइस है उस रेट से मार्केट में ऑर्डर जाएगा। फिर आता है एएमओ, दैट इज कॉल्ड आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मार्केट खत्म होने के बाद में भी आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा तो उस टाइम में आपका ये ऑर्डर जा सकता है। तो ये ऑर्डर मैक्सिमम जो जॉब करने वाली कम्युनिटी है वो ज्यादा यूज करती है, क्योंकि होता क्या है कि मार्केट खत्म होने के बाद में, मतलब मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, फिर मैं शाम को आऊंगा, फिर मैं रिसर्च करूंगा, देखता हूँ, और फिर मैं ऑर्डर को पंच करके भी चला दूंगा कि कल के दिन में जब भी खुलेगा तो मेरा ऑर्डर वो ले लेगा। तो आफ्टर मार्केट का ऑर्डर रिसर्च वाले भी बहुत यूज करते हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं इवनिंग टाइम में, लेट नाइट को वो रिसर्च करके आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। फिर आता है जीटीसी। जीटीसी मीन्स गुड टिल कैंसल्ड ऑर्डर। जब तक आप ऑर्डर को कैंसिल नहीं करोगे तब तक आपका वो ऑर्डर रहेगा ही। फिर आता है आईओसी, इमीडिएट और कैंसल। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो ऑर्डर है वो इमीडिएट अगर ट्रेड हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा। और सबसे लास्ट में यहाँ पे आता है कवर ऑर्डर। तो कवर ऑर्डर के अंदर आप बाइंग कर रहे हो और सामने स्टॉप लॉस भी साथ में रख रहे हो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि बाइंग के साथ में स्टॉप लॉस भी आपका रहेगा, तो आपने अपने पूरे रिस्क को आइडेंटिफाई कर दिया। इसके अलावा एक और टाइप का आता है ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर इसमें इंक्लूड नहीं किया है, बट ये भी कितने ब्रोकर्स के पास होता है, जिसमें आप बाय कर रहे हो और सामने स्टॉप लॉस भी रख रहे हो और टारगेट भी रख रहे हो। जब तीनों पॉइंट्स को आपने एक साथ में रखा है, दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट ऑर्डर। तो ये अलग अलग टाइप्स है ऑर्डर्स के, जिसमें आप ऑर्डर पंच कर सकते हो। पंच करते टाइम ये अलग अलग ऑर्डर्स का यूज कर सकते हो। अब आते हैं, ऑर्डर मैंने पंच कर लिया, अब के आगे की प्रोसेस क्या होगी, पोस्ट ट्रेड चेक। ऑर्डर मैंने पंच किया है, वो सब कुछ हुआ है कि नहीं, ट्रेड कंफर्म हो गया। अब ट्रेड कंफर्म मैं करूंगा कैसे कि सही में ट्रेड हुआ है कि नहीं कंफर्म। ब्रोकर के वहां से तो इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको फोन भी आएगा कंफर्मेशन का मार्केट के बाद में, बट आपको एक्सचेंज की तरफ से एक एसएमएस आता है, डियर, फिर आपका वो पैन कार्ड नंबर लिखा होगा, और फिर होगा कि टुडेज यू हैव ट्रेड फॉर, वो आपका वॉल्यूम होगा। उसके अलावा मतलब आज के दिन में आपने कितने अमाउंट का काम किया वो उसका एक मैसेज आता है, और फॉर मोर डिटेल चेक योर ईमेल आईडी, ऐसा करके एक मैसेज आएगा, राइट। होपफुली आपने जब भी ट्रेड किया होगा ये मैसेज आपको आ जाता है। फिर इसके अलावा आपको ईमेल पे भी एक कंफर्मेशन आता है कि आज के दिन में आपने ये काम किया हुआ है और उसकी इतनी वैल्यूएशन हो रही है। इवन जो ब्रोकर होता है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट भी करीब करीब 7 o'clock के पहले देता है, अगर आपने ईसीएन की प्रोसेस एक्टिव की है तो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट की अगर प्रोसेस आपने एक्टिव की है तो आपको ईमेल में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल ऑन द एक्सचेंज वेबसाइट। एक्सचेंज की वेबसाइट पे आप जाओगे, एनएससी में काम किया आपने, बीएससी में काम किया है, तो उसके एक्सचेंज के ऊपर आप अपने ट्रेड को वेरीफाई कर सकते हो, बट वो T+1 के बाद होगा। आज आपने ट्रेड किया हुआ तो कल या फिर परसों, नेक्स्ट कुछ 7 days या 10 days की ये फैसिलिटी होती है, उतने टाइम ड्यूरेशन में आकर के आप अपने चेक को, ट्रेड को वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए एनएससी की वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे इस जगह पे जाकर के आप अपने ट्रेड को वेरीफाई कर सकते हैं लॉग इन करके, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये प्रोसेस तो आपको पहली बार साइन अप करना पड़ेगा, और अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं तो उस केस में आप लॉग इन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने बीएससी में ट्रेड किया हुआ है तो बीएससी में भी सेम प्रोसेस है कि इस तरह से अपने ट्रेड को आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पोस्ट ट्रेड के बाद में, जब ट्रेड कंप्लीट होता है फिर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट होती है। कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में काफी कुछ सुना होगा आपने, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट होती क्या है, दैट इज वन काइंड ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट, कि जिसमें आपने जो भी बाय या सेल किया है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है, कौन से रेट पे किया है, कितना आपने ब्रोकरेज दिया है, वो पूरे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आपको मिलेगा। कंफर्मेशन ऑफ ट्रेड आपका कहा जाता है, और कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो ब्रोकर के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको जब कभी भी ऐसा लग रहा है कि आपका जो डील हुआ है उसके कंपैरिजन में कॉन्ट्रैक्ट नोट में कोई मिस्टेक है, तो आपको सबसे पहले किसको कांटेक्ट करना है, ब्रोकर को। अगर ब्रोकर से काम नहीं हो सकता है फिर उस टाइम पे आपको एक्सचेंज को कंफर्म करना है, एक्सचेंज से भी नहीं हो पा रहा है तो सेबी के पास आना है। सेबी के अंदर स्कोर करके एक वेबसाइट है जिसपे जाकर के आप अपना आईडी और पासवर्ड बनाते हैं, और आईडी पासवर्ड बना करके आप लॉग इन करके अपने कंप्लेंट को रेज कर सकते हैं वहां पे, बट ऑथेंटिक आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसके रिलेटेड। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट नोट मैंने आपको बता दिया। व्हाट डज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन, वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या आता है, तो डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन, डेट, टाइम, प्राइस, क्वांटिटी, ट्रेड आईडी, वेरियस चार्जेस, डेबिट, मतलब जो भी चार्जेस के बारे में उसकी सारी इंफॉर्मेशन आती है। हाउ टू रिसीव अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, तो विद इन 24 hours के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाना चाहिए। फिर ई कॉन्ट्रैक्ट नोट की भी फैसिलिटी, अगर आप चाहे तो इसको साइन अप कर सकते हैं, तो उस केस में आपको फिजिकल की जगह पर डिजिटल फॉर्म में आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ईसीएन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट। फिर आप चाहो तो फिजिकल में उसको वापस से कन्वर्ट कर सकते हो। देन क्वार्टरली सेटलमेंट ऑफ द फंड एंड सिक्योरिटीज,
नीड टू बी डन। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखता कैसा है। तो अगर मैं आपके सामने दिखाऊं तो इस तरह का कुछ कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नंबर आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जिस दिन आपने ट्रेड किया है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। फिर यहाँ पे आपका नाम होगा, आपका एड्रेस, स्टेट, पेन नंबर, यूसीसी, राइट। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूसीसी? आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो आपको वहां पे वीडियो को स्टॉप करना है और आपको सोचना है, गूगल में सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना दिमाग लगाना है और ट्राई करना है आंसर देने का। गलत आंसर होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एटलीस्ट आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। तो आपको यूसीसी का मेरे ख्याल से मीनिंग अभी पता चल गया होगा, नहीं पता चला है तो मैं आपको बता दूं, यूनिक क्लाइंट कोड। तो जब भी कोई भी क्लाइंट होता है, हर ब्रोकिंग का एक यूनिक क्लाइंट कोड होता है। वो मतलब वो यूनिक, उसकी वजह से वो यूनिक रहेगा। हर क्लाइंट को अलग अलग नंबर अलॉट होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, वो न्यूमेरिक भी हो सकता है, मतलब नंबर्स में भी हो सकता है और एबीसीडी में भी हो सकता है वो। फिर बैक ऑफिस का कोई कोड है तो वो, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर अवेलेबल है तो ये। फिर सेटलमेंट नंबर आपको दिखेगा, सेटलमेंट की डेट यहाँ पे दिखेगी। नीचे आएंगे आप यहाँ पे तो आपको ऑर्डर डेट, ऑर्डर टाइम, उसके अलावा ऑर्डर नंबर, ट्रेड टाइमिंग, ये सारा दिखेगा। क्वांटिटी, ग्रॉस रेट, ट्रेड पर यूनिट प्राइस, ब्रोकरेज पर यूनिट की ब्रोकरेज कितनी है, और ग्रॉस में से इसको माइनस करने के बाद नेट रेट आपका कितने का पड़ रहा है वो आपको यहाँ पे देगा, राइट। अगर डेरिवेटिव का कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे उसका क्लोजिंग क्या है वो दिखेगा, क्योंकि आपकी अगर पोजीशन ओपन है डेरिवेटिव्स में, वो परसों हम लोग डेरिवेटिव का पार्ट लेने वाले हैं तो 13th को। तो अगर मैं नॉर्मल डेरिवेटिव की बात करूं तो उस केस में अगर आपकी पोजीशन खड़ी है तो आपको T+1 सेटलमेंट में डेली बेसिस पे प्लस या माइनस जो भी अमाउंट है वो आपको देते रहना होता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट इसी के ऊपर, नेम ऑफ द एक्सचेंज एंड सेगमेंट। तो आपको एक्सचेंज का नाम या सेगमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड जो पोजीशन होती है डेरिवेटिव्स की वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट काफी लंबा होता है, ये वही कॉन्ट्रैक्ट नोट के नीचे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, उसमें और क्या क्या होता है। तो एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा पे इन पे आउट ऑब्लिगेशन, जो भी आपकी पे इन पे आउट की ऑब्लिगेशन होगी वो आपको इस जगह पे दिखेगी। और सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है that is net amount receivable by the client और payable by the client। वो आपको मिल जाएगा कि कितना पैसा आपको मिलने वाला जाने वाला है, डेट, प्लेस आ जाएगी, और जो मेंबर्स है उसकी सिग्नेचर यहाँ पे होती है, डिजिटल सिग्नेचर आपको मिलेगी। आप चाहो तो एनएससी बीएससी में उसको वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे वो भी दिया हुआ है। अब हम लोग ऑलमोस्ट एंड की तरफ पहुंच गए। आपने ट्रेड कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट नोट आ गई, अब आपको उसको वेरीफाई करना है। तो अगर आपका एनएसडीएल में अकाउंट है तो ये एनएसडीएल के सर्वर पे जाकर के आप अपने डीमेट को चेक कर सकते हैं, आपके होल्डिंग में वो शेयर दिख रहा है कि नहीं। और अगर आपका सीडीएसएल है तो सीडीएसएल का ये लिंक मैंने आपके सामने रखा है, उसमें जाके करके आप अपने होल्डिंग को चेक कर सकते हैं। तो होल्डिंग चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एक एक्सेल या एक्सेल तो नहीं बोल सकते, आपको एक अलग से फोल्डर बना लेना चाहिए, जिस फोल्डर में हर 15 डेज में या हर मंथ में एक बार अपने होल्डिंग को आप डाउनलोड करके उसमें सेव करते जाइए। जिससे क्या होगा, कभी कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट आता है तो उस टाइम में ये जो आपका सेव किया हुआ मटेरियल है वो बहुत बहुत काम आ सकता है। और ये लास्ट स्लाइड हम लोग की कि कोई भी ब्रोकर होता है उसको आपको कैसे चूज करना है। आज के टाइम में इतने सारे ब्रोकर अवेलेबल है तो मैं कहाँ जाऊं, ऐसा लोग सोचते रहते हैं। तो उस केस में सबसे पहले तो क्या करना है, ऑलवेज डील विद द सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी। आपको ये हमेशा चेक करना है कि आप जिसके साथ काम कर रहे हो वो सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि अगर वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है दैट मीन्स आप इलीगल काम कर रहे हो। इंडिया के अंदर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए फाइनेंशियल मार्केट के लिए रेगुलेटर कौन है, तो सेबी। तो विदाउट सेबी के परमिशन वाले चीज में अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हो दैट मीन्स यू आर डूइंग क्राइम। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपका जो ब्रोकर है वो सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं वो चेक करना है। आप उसकी ऑफिस में जब भी घुसते हो तो आपने देखा होगा वो अलग अलग A4 साइज में या अलग अलग साइज में सर्टिफिकेट उन्होंने ऑफिस में लगा के रखे होते हैं। उसमें से एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें सेबी ने के साथ में उनका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हुई है। फिर आते हैं हम लोग चूज द ब्रोकर सब ब्रोकर एंड डीपी ऑन द बेसिस ऑफ। आप ब्रोकर सब ब्रोकर मतलब यहाँ पे आप ऑथोराइज पर्सन समझिए, एपी जिसको हम बोलते हैं। तो ब्रोकर या एपी या डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आप जब सिलेक्ट करते हैं तो आपको 3C के ऊपर फोकस रखना है।
3C, कौन से 3C है? तो फर्स्ट वन इज ट्रस्ट, मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब हुआ ट्रस्ट। तो उस केस में कैरेक्टर उसका अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर उसके ऊपर कोई एक्शंस रेगुलेटर ने ली हो, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होना चाहिए, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी के साथ वो इन्वॉल्व ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रोकर या सब ब्रोकर है उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। द सेकंड वन इज कॉस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब आज के टाइम में मार्केट में पैसा बचाना भी पैसे कमाने जितनी ही वैल्यू रखता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कम से कम कॉस्ट में अगर वो काम हो रहा है तो बेस्ट है। उस केस में ब्रोकरेज है और एएमसी। ओके, अब नया क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमसी? आपको ये चैट बॉक्स में नीचे रखना है, तो मुझको समझ में आया कि आप इसको अपने वीडियो को सही में पूरा दिखाएं। ओके, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, म्यूचुअल फंड होता तो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी आता है, बट यहाँ पे एएमसी का मतलब होता है आपने जो डीमैट अकाउंट खोला है वो डीमैट अकाउंट का मेंटेनेंस का चार्ज कितना है। फिर थर्ड आता है कन्वीनियंस, मतलब कैरेक्टर, कॉस्ट एंड कन्वीनियंस, आपको कंफर्टेबल कितना है, टाइम के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से। अगर ये तीनों फैक्टर आपका जिसमें फुलफिल हो रहा है वहीं पे आपको करना चाहिए, तो आपको क्या रहेगा, कंफर्ट रहेगा हमेशा। अब अगर मान लो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन करने जा रहे हो ये सेम चीज को, तो ऑनलाइन में आपको 3 पॉइंट का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आर यू कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी? जैसे आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज के दिन में मैंने रिकॉर्ड किया, ये डिजिटल एसेट्स हो गई, सालों साल तक ये कॉलेज का जो सर्वर है उसके अंदर रहेगा, उसके यूट्यूब पे रहेगा, उसी के माध्यम से लोग इसको सीखते रहेंगे। तो ये क्या हुआ कि ये टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने इसको एक परमानेंट डेवलप कर दिया प्रोडक्ट, जिसमें जो मार्केट में सेकेंडरी मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो ये पूरे वीडियो को देख करके वो काफी कुछ सीख सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी से अगर आप वेल वर्स है तो ही आपको ये ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के थ्रू जाना पड़ेगा, जो ऑनलाइन के ब्रोकर्स होते हैं उसके लिए। दूसरा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी पावर सप्लाई कंटिन्यूअस बेसिस पे चालू रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऑफिस पे जाके ट्रेड करवा रहे हैं तो उसमें वो उनकी ऑफिस का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, बट जब आप खुद ट्रेड करने वाले हैं ऑनलाइन तो उस केस में आपका पावर सप्लाई एकदम ओके होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट आता है नेट की कनेक्टिविटी, क्योंकि विदाउट नेट तो आप ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे, तो नेट की कनेक्टिविटी भी सारी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ये तीनों ओके है तो आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के पास भी आप काम कर सकते हैं, ऑनलाइन ब्रोकर के पास भी काम कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर रहता है कि आप कौन से ब्रोकर के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं और उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट? तो इसी के साथ मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। ये फाइनल चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसमें काफी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने सेबी की वेबसाइट से लिया है। दूसरा investing.com इकोनॉमिक कैलेंडर, अच्छा ये मैंने आपको नहीं शेयर किया, ये भी मैं आपको शेयर कर दूं कि इसको भी बहुत अच्छी तरह यूज किया जा सकता है। और सिर्फ ये इक्विटी के लिए नहीं, बहुत सारी जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली जो मार्केट में डेटा आता है उस केस में ये investing.com बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जिसमें आपको इवेंट कैलेंडर जो नॉर्मली मैं फॉलो करता हूँ वो आपको मिलेगा। मतलब वो कैसे मिलेगा, सबसे पहले जब आप लॉग इन करते हो तो यहाँ पे जो आपको भी इंडिया का फ्लैग दिख रहा है उसकी जगह पे इंडिया की जगह कोई और फ्लैग होगा, मतलब यूएस का फ्लैग रहता है जनरल केसेस में। तो आपको ध्यान रख करके उसको इंडियन उसमें कन्वर्ट कर देना है। जब इंडिया में आप कन्वर्ट कर देंगे फिर टूल्स के अंदर आपको पर्टिकुलर एक सेक्शन आता है जिसके अंदर आप जस्ट अ मिनट, हाँ देखिए ये मैंने लॉग इन किया है, तो यहाँ पे आप दिख रहा है आपको ये अभी, तो यहाँ पे नॉर्मली जब आप लॉग इन करोगे तो यूएस का होता है, आपको यहाँ पे आकर के इंडिया सिलेक्ट करना है। जैसे आप इंडिया का फ्लैग सिलेक्ट करते हो, ये तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने सब कुछ आ गया। अब इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और इसमें टेक्निकल्स के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप इसमें सारे अलग अलग इंडिकेटर्स को सेट कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। मैं जनरली इसका यूज कहाँ करता हूँ, तो उस केस में इकोनॉमिक कैलेंडर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिसमें आप जो अलग अलग डेटा पूरे वर्ल्ड में आने वाले वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने वो प्रेजेंट हो गए। ये दिख रहा है आपको अलग अलग जो यूरो है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, यूरो, फिर उसके अलावा क्या आ रहा है, यूरो का मैक्सिमम आ रहा है हम लोग के पास में, डॉलर है, येन है, पाउंड है, जापानीज येन है। देखिए उसका कोई भी डेटा आ रहा है वो आपके सामने आएगा। इसमें एक पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस, उसका इम्पोर्टेंस कितना है, 1 2 या 3, इस तरह से 3 अलग आएंगे। अगर 3 आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। फिर एक्चुअल, मतलब जब आ जाएगा उस टाइम में जो एक्चुअल आएगा वो फोरकास्ट जो एक्सपेक्ट किया हुआ है
और प्रीवियस के लास्ट टाइम क्या आया हुआ था। तो ये डेटा का भी यूज अच्छा हो सकता है। इक्विटी के अंदर लोग अभी इसका यूज नहीं कर रहे हैं, बट जितने भी लोग करेंसी में काम करते हैं वो करेंसी में तो इसका पक्का यूज करते हैं। जो लोग कमोडिटी में काम करते हैं तो कमोडिटी में इसको पक्का यूज करते हैं, राइट। फिर इसके अंदर आपको जो भी चीज, इवन इक्विटी मार्केट में भी आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे भी मैंने टाटा स्टील का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे टाटा स्टील फिर से लेता हूं मैं। तो जैसे टाटा स्टील आप रखते हो तो टाटा स्टील के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। क्यों नहीं, हाँ देखिए रहा। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाटा स्टील के बारे में आपको बता रहा हूँ। मैं वापस से रिपीट कर दूं, मैं कंपनी स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने का ट्राई कर रहा हूँ। आप इसकी जगह कोई भी कंपनी रख करके इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कंपनी आपने सिलेक्ट किया होगा उसके टेक्निकल्स में जाकर के या चार्ट में जाकर के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट ही दिखा दूं। जब अगर आप चार्ट देखना चाहें, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और इतना अच्छा है कि इसको आप सही से यूज करो तो आपको और कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये देखो मेरे पास चार्ट ओपन हो गया। तो उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके अंदर इसको कैंडल स्टिक्स में कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए आपके सामने ये पूरा का पूरा चार्ट है जो अवेलेबल है, जिसको आप चाहो वैसे यूज कर सकते हो। ओपन लो, हाई क्लोज सब कुछ आ गया। ये देखिए आप यहाँ पे अलग अलग डेटा के हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हैं। ये मैंने सिलेक्ट किया 1 ईयर, तो ये 1 ईयर का पूरा डेटा मेरे पास आ गया। इसी तरह से 7 डेज का रख सकता हूँ, तो ये 7 डेज में क्या डेवलपमेंट हुआ है ये कैंडल के साथ में आप देख सकते हैं। क्योंकि ये टेक्निकल की क्लास नहीं है इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। आप इवन चाहें तो अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज इसके अंदर बना सकते हैं, दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। और मान लो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बनी हुई है तो यहाँ पे आप उस चार्ट को लोड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने करेंसी के लिए बनाया हुआ था, तो करेंसी के लिए मैं अलग अलग टाइम फ्रेम को रखता हूँ। तो यहाँ पे मेरे सामने देखिए करेंसी का चार्ट पूरा का पूरा आ गया। अब मैं उसी चार्ट को यूज कर सकता हूँ। टाटा स्टील, ये देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज करके ये मैंने बनाया हुआ था। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस और वो सब का नॉलेज आएगा तो आप इसको आगे ले सकते हो। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप चैट विंडो में डालिए, तो हम लोग इसके ऊपर भी एक सेशन कभी बनाएंगे। एज ऑफ नाउ तो सिर्फ मैं आपको ये इंडिकेटिव वे में दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ कि अलग अलग जो टाइम फ्रेम होता है, जैसे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 60 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 240 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये पूरे दिन का, यानी 4 आवर्स का ये हुआ, ये 1 आवर का हुआ, 15 मिनट का है, और ये 1 डे का चार्ट है। तो 1 डे के चार्ट के थ्रू आपको ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू पता चलेगा। ट्रेंड जब भी चेंज होता है तो आपको ये शॉर्ट टर्म में पता चलेगा कि ट्रेंड में रिवर्सल आया हुआ है, तो आप फिर डिसीजन ले सकते हो। ये चार्ट के जैसे ऊपर या नीचे जाता है तो वहां पे अपॉर्चुनिटी बनती है, और ये अलग अलग सिग्नल्स होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने स्लाइड पे। हम लोग ऑलमोस्ट एंड के पास में पहुंच गए थे, लास्ट स्लाइड ये है, और फिर आज का दिन हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि सीबी की वेबसाइट यूज की है, फिर investing.com इकोनॉमिक कैलेंडर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया, फिर एनआईएसएम का जो क्विज का कॉन्टेस्ट चल रहा है उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा एजुकेशनल मटेरियल अवेलेबल है। उसमें से मैंने जो एनएससी और कोटक सिक्योरिटीज का सीएसआर एक्टिविटी का एक पॉइंट है जिसमें उन्होंने मटेरियल दिया हुआ है जो क्विज के एनआईएसएम के पोर्टल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसमें से मैंने काफी पॉइंट्स इसके अंदर कवर किए अपना टच दे करके। फिर एनआईसीएम सॉरी एनआईएसएम का जो मॉड्यूल है उसके अंदर भी काफी कुछ इंफॉर्मेशन वहां से मैंने कवर किया हुआ है, और स्क्रीनर
के थ्रू भी मैंने काफी कुछ कवर किया है। तो ये अलग अलग है। आपको लगता है कि और कोई वेबसाइट है जिसपे इससे अच्छी या इसके जैसी या उससे अच्छी खराब कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिससे बंदा इन्फॉर्म डिसीजन दे सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको भी अपने प्रेजेंटेशन का पार्ट रखूंगा, लोग उससे ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। और थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया। होपफुली ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, बट मेरे ख्याल से बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये पूरा का पूरा वीडियो रेडी हुआ है। और आप इसको अगर सही से यूज करेंगे तो आप वेरी वेरी इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे, राइट। और लॉस के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। मार्केट में अगर आपने लॉस को भी लिमिट करना स्टार्ट कर दिया तो भी अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में रहेंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना पेशेंस रख के इसको कंप्लीट किया। जो भी टास्क दिए वो कंप्लीट करने, फिर से मैं आपको होमवर्क आपका याद दिला दूं। एनएससी की वेबसाइट, बीएससी की वेबसाइट, सेबी की वेबसाइट और एमफी की वेबसाइट, वो आपको विजिट करनी है और उसको कंप्लीट करना है। और आपको जो एसएलबी करके मैंने आपको बताया था, स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोविंग, उसको आपको व्यू करना है और उसके बारे में भी कुछ ना कुछ कमेंट डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट कल के लिए आपको रेडी रहना है। कल के दिन में हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर वेल्थ क्रिएशन, उसके ऊपर हम लोग का कल का सेशन रहेगा। और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। हो सके तो आपके जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं उनको ये वीडियो को शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं कि मैं कोई भी जगह पे कंपनी स्पेसिफिक नहीं हूँ, कहीं पे मैं कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मेरा खाली एक ही मोटिव है कि एजुकेशन को मैं आगे बढ़ाऊं। एक मिशन के साथ मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ कि कम से कम मेरी लाइफ में 1 लाख लोगों की लाइफ को चेंज करना है, 1 लाख लोगों की लाइफ को चेंज करना है। नॉर्मल लाइफ से फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ की तरफ उसको ले जाना है। तो होपफुली आप भी इसमें मदद करेंगे। तो आप ट्राई कीजिए कि ये वीडियोस को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, कि जिससे क्या हो कि इसका सबसे अच्छा बेनिफिट वो ले सके। और कल के दिन का वीडियो देखना ना भूलें। कल के दिन में हम जो कवर करने वाले दैट इज म्यूचुअल फंड, जो आपको सही में बहुत काम आ सकता है। थैंक यू सो मच।